हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो आज बच्चों ये हमारा वन शॉट, वो भी लास्ट वन शॉट होने वाला है। इसी के साथ हमारा 100% जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अमेंडमेंट लेक्चर भी आ गए हैं और जैसा आपने रिक्वेस्ट किया था कि आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और जनरल क्लॉजेज एक्ट का डिटेल्ड रिवीजन चाहिए था, वो भी ऑलरेडी बच्चों चैनल पे आ चुका है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये चैप्टर, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बहुत ही अवेटेड वन शॉट है। पर जैसा कि आप जानते हैं, हमने क्लास में अराउंड इस चैप्टर को 10 क्लासेस लगा के कंप्लीट किया था, यानी अराउंड हमने 20 आवर्स दिए थे एक एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने के लिए। वो तो यहां पर पॉसिबल नहीं होता है वन शॉट में। ऑफ कोर्स वो रेगुलर बैच था और ये वन शॉट है, बट विल ट्राई कि मेजॉरिटी पॉइंट्स को हम टच अपॉन करते हुए चलें। ठीक है, ओके सर। तो सेक्शन 88 से 122 की हम बात करेंगे। यहां पर हम मेनली किस किस बारे में बात करने वाले हैं? यहां पर हम मेनली बात करने वाले हैं रजिस्टर्स के बारे में, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर के बारे में और फॉरेन रजिस्टर के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे जनरल मीटिंग के बारे में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के बारे में, एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में, मिनट्स ऑफ मीटिंग के बारे में और वेरियस मेथड्स ऑफ वोटिंग के बारे में। क्या ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चैप्टर को नहीं छोड़ के जा सकते हैं, बिकॉज इसकी वेटेज कई बार ऐसा हुआ है 10 to 15 मार्क्स तक भी चली जाती है। तो इसीलिए जो बच्चे इसे ऑप्शन में छोड़ने की सोच रहे हैं, बेटा समझ लो कि आप एग्जाम में बहुत ज्यादा रिस्क लेकर जाने वाले हो। तो अगर अभी तक आपने नहीं किया तो इस वन शॉट से कर लीजिए और जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करे गए हैं उसको कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखो, रजिस्टर्स की बात करेंगे, एनुअल रिटर्न की बात करेंगे, मीटिंग्स की बात करेंगे और रिक्विजिशंस की बात करेंगे। अगर बात करते हैं हम लोग रजिस्टर की, ठीक है, ओके सर। तो रजिस्टर क्या कंपनी को बनाना पड़ता है? सेक्शन 88 बोलता है कि हर कंपनी को रखना पड़ेगा और मेंटेन करना पड़ेगा क्या? रजिस्टर ऑफ मेंबर रखना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर रखना पड़ेगा या रजिस्टर ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी होल्डर रखना पड़ेगा। अगर बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर की, तो कंपनी को रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना पड़ेगा, जिसमें ईच क्लास ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स का रखना पड़ेगा, जो चाहे इन इंडिया हो चाहे आउटसाइड इंडिया, उससे फर्क नहीं पड़ता मेंबर्स कहां के, विल हैव टू बी शोन सेपरेटली इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। पीरियड कितना रहेगा फॉर एंट्री? जो कंपनी रजिस्टर में एंट्री करेगी वो कैसे करेगी? रूल 5 ये बोलता है कि रजिस्टर के अंदर एंट्री 7 दिन के अंदर हो जानी चाहिए। 7 दिन कहां से? एमसीक्यू का पॉइंट है। डेट ऑफ अप्रूवल, जिस दिन बोर्ड का या कमेटी का अप्रूवल मिल जाता है वहां से 7 डेज के अंदर जो है एंट्री हो जानी चाहिए। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट है प्लेस वेयर रजिस्टर्ड शॉल बी मेंटेन्ड। कंपनी को इन रजिस्टर्स को कहां पर संभाल के रखना है? तो नॉर्मल रूल ये बोलता है कि कंपनी को रजिस्टर जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस पर, कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वहां पर संभाल के रखना है। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर सकती है। अगर कंपनी चाहे तो मेंबर्स का स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा सकती है जनरल मीटिंग में। और क्या करवा सकती है? उसको ऐसी जगह पर रख सकती है रजिस्टर को विद इन द सेम सिटी, टाउन, विलेज जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में रखेगी या रजिस्टर्ड ऑफिस जिस सिटी टाउन विलेज में है उस एरिया में रखवा सकती है। या ध्यान से सुनना, अगर कंपनी के टोटल मेंबर्स का 1/10 जिस जगह पर, जिस सिटी में रिसाइड कर सकता है वहां पर भी रखवा सकते हैं। बट यहां पर देखना मोर देन 1/10 है, यानी अगर 100 मेंबर्स हैं तो कम से कम 11, 10 मेंबर्स नहीं, मोर देन 1/10 बोला गया है। ये पॉइंट का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, ओके सर। उसके बाद नेक्स्ट आता है, चलिए, पर्टिकुलर्स। रजिस्ट्रार जो है, हर कंपनी जो कि लिमिटेड बाय शेयर्स है उसको मेंबर्स का रजिस्टर एमजीटी 1 में बनाना है, जिसमें वो क्या क्या लिखेगी? मेंबर का नाम लिखेगी, मेंबर का एड्रेस लिखेगी, मेंबर का ईमेल आईडी लिखेगी, मेंबर का पैन नंबर, अगर वो कंपनी होगा मेंबर तो उसका सिन भी आएगा, उसकी नेशनैलिटी आएगी, अगर कोई मेंबर माइनर है तो उसके गार्जियन का नाम आएगा एंड डेट ऑफ द बर्थ आएगी। ठीक है, डेट ऑफ बिकमिंग ऑफ द मेंबर, वो किस दिन से मेंबर बना, डेट ऑफ सिसेशन, वो किस दिन से मेंबर हटा, अगर उसने कोई गारंटी ले रखी है तो वो गारंटी का अमाउंट या एनी अदर इंटरेस्ट इफ एनी। ये सारी बातें कहां लिखी जाएगी? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के पर्टिकुलर्स कॉलम में लिखी जाएंगी। ठीक है, ओके सर। अगर मेंबर ने नोटिस सेंड करने का कोई इंस्ट्रक्शन दिया है तो वो नोटिस सेंड करने का भी इंस्ट्रक्शन वहां पर लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर। अगर हम बात करें रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स की,
ठीक है, जो कि रूल 5 में बताया गया। तो हर कंपनी जो डिबेंचर्स या कोई और सिक्योरिटी इशू करती है उसको एक सेपरेट रजिस्टर बनाना पड़ेगा डिबेंचर होल्डर और सिक्योरिटी होल्डर का। कौन से फॉर्म में? MGT2 में बनाना पड़ेगा। कौन से फॉर्म में बनाना पड़ेगा मेरे बच्चा? MGT2 में बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर फ्यूचर में मेंबर चेंज होता है, डिबेंचर होल्डर चेंज होता है या सिक्योरिटी होल्डर के स्टेटस में कोई चेंज आता है, मे बी उसकी डेथ हो गई, मे बी वो इंसॉल्वेंट हो गया, किसी भी रीजन की वजह से अगर चेंज आता है, तो क्या ये चेंज की एंट्री भी लिखनी पड़ेगी रजिस्टर में? ये चेंज की एंट्री भी रिस्पेक्टिव रजिस्टर में लिखनी पड़ेगी। कंपनी को रजिस्टर्स तो बनाना ही है, उसके साथ एक समरी इंडेक्स भी बनाना होता है, उसके साथ समरी इंडेक्स भी बनाना होता है। तो एवरी रजिस्टर मेंटेन्ड अंडर सेक्शन 88 शॉल इंक्लूड एन इंडेक्स ऑफ नेम इंक्लूडेड देयरिन। उसका एक बाहर एक इंडेक्स होगा जिसमें सिर्फ नाम लिखे होंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर कंपनी में जो मेंबर्स हैं वो लेस देन 50 है, एग्जैक्ट 50 नहीं, वो अगर लेस देन 50 है तो कंपनी को इंडेक्स मेंटेन करना, रजिस्टर तो बनाना पड़ेगा बट इंडेक्स मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। लेकिन सर ये तो फिजिकली बात होगी, जो फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट का रजिस्टर ऑफ मेंबर बन रहा है। बट सर कई कंपनियां तो आजकल डीमैट फॉर्म में सिक्योरिटीज को इशू करती है, उसका सारा रिकॉर्ड तो कंपनी के पास नहीं होता, डिपॉजिटरी के पास होता है, वहां पर तो डिपॉजिटरी मेंटेन करता है। तो क्या होगा? तो लॉ बोलता है जो रिकॉर्ड डिपॉजिटरी ने मेंटेन किया है ना, हम एज्यूम कर लेंगे कि वही रिकॉर्ड को हम रजिस्टर या इंडेक्स मान लेंगे, वही रिपोर्ट को हम रजिस्टर या इंडेक्स मान लेंगे। उसके बाद आगे चलते हैं, बात करते हैं फॉरेन रजिस्टर की। फॉरेन रजिस्टर की अगर मैं बात करूं तो ये मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। अगर कंपनी चाहे तो फॉरेन रजिस्टर को ओपन कर सकती है, फॉरेन रजिस्टर को ओपन कर सकती है, लेकिन कब? अगर कंपनी के आर्टिकल्स में पावर है, अगर कंपनी को आर्टिकल से पावर है तो कंपनी अगर चाहे तो फॉरेन रजिस्टर को ओपन कर सकती है, ये ऑप्शनल होता है। ठीक है, और कौन सी कंट्री में करेगी? कौन सी कंट्री में फॉरेन रजिस्टर रखा जाएगा? जिस कंट्री में वो शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर रहते होंगे उस कंट्री में ओपन करा जा सकता है। लेकिन जिस दिन भी कंपनी ने ओपन करने का डिसीजन ले लिया फॉरेन रजिस्टर को, डेट ऑफ ओपनिंग उसके 30 दिन के अंदर आरओसी को बता देना, उसके 30 दिन के अंदर MGT3 में आरओसी को बता देना। क्या बता देना? वो जगह का एड्रेस जहां पर तुमने फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया है, और अगर फ्यूचर में कोई चेंज भी होता है फॉरेन रजिस्टर के एड्रेस में तो उसके फिर चेंज के 30 दिन के अंदर में दोबारा से बता देना उस चेंज के बारे में। या अगर तुमने फॉरेन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन लिया है तो वो भी तुम्हें किसको बताना पड़ेगा? आरओसी को तो बताना ही पड़ेगा। उसके बाद आते हैं बच्चा, फॉरेन रजिस्टर जो होता है ना वो कंपनी के प्रिंसिपल रजिस्टर, यानी कंपनी ने जो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पर रजिस्टर रखा हुआ ना, फॉरेन रजिस्टर विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल रजिस्टर, और इसीलिए फॉरेन रजिस्टर का जो फॉर्मेट होगा वो सेम फॉर्मेट होगा जो प्रिंसिपल रजिस्टर का फॉर्मेट होगा। यानी अगर हम बाहर फॉरेन रजिस्टर मेंबर्स का बना रहे हैं तो प्रिंसिपल रजिस्टर का मेंबर जिस फॉर्म में बन रहा है वही सेम बाहर फॉरेन रजिस्टर भी उसमें ही बनाया जाएगा। क्या फॉरेन रजिस्टर जो है इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहता है? द आंसर इज यस, फॉरेन रजिस्टर भी ओपन रहता है इंस्पेक्शन के लिए। बट क्या उसे क्लोज किया जा सकता है इंस्पेक्शन के लिए? यस, इट मे बी क्लोज। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ेगी रजिस्टर को क्लोज करने से पहले। कितने? 2 न्यूज़पेपर में सर्कुलेटिंग। लेकिन कहां के? इंडिया के न्यूज़पेपर में दोगे क्या? नहीं भाई, फॉरेन रजिस्टर बाहर रखा हुआ है तो फॉरेन रजिस्टर जहां पे रखा है वहां के 2 न्यूज़पेपर में यह बात बता देना, वहां के 2 न्यूज़पेपर में यह बात बता देना। चलिए, ठीक है, ओके सर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं द कंपनी शॉल, ध्यान से सुनना, फॉरेन रजिस्टर का एक डुप्लीकेट रजिस्टर इंडिया में भी रखा जाएगा। फॉरेन रजिस्टर का एक डुप्लीकेट, यानी हर फॉरेन रजिस्टर का एक डुप्लीकेट रजिस्टर जिसको हम अपडेट करते रहेंगे उसको भी इंडिया में भी रखा जाएगा। यानी फॉरेन रजिस्टर बाहर भी बन रहा है, इंडिया में भी बन रहा है, एंड जैसे ही एंट्री फॉरेन रजिस्टर में होगी उसके 15 दिन के अंदर यह बात रजिस्टर्ड ऑफिस को पता चलेगी, और रजिस्टर्ड ऑफिस को जब पता चलेगी वो क्या करेगा? डुप्लीकेट रजिस्टर में यह बात लिख लेगा, डुप्लीकेट रजिस्टर में यह बात लिख लेगा। नेक्स्ट आता है, क्या कंपनी अगर चाहे तो फॉरेन रजिस्टर को डिसकंटिन्यू यानी बंद भी कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि ये ऑप्शनल है, बनाना भी ऑप्शनल है, डिसकंटिन्यू करना भी ऑप्शनल है, तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन जब आप ऐसा करते हो तो जितनी भी एंट्री उस रजिस्टर में है जिसे आप डिसकंटिन्यू करने जा रहे हो उसको ट्रांसफर कर देना। कहां ट्रांसफर कर देना? दूसरे फॉरेन रजिस्टर में ट्रांसफर कर देना, या
या प्रिंसिपल रजिस्टर में ट्रांसफर कर देना, मतलब एंट्रीज डिलीट नहीं होगी, वो सिर्फ ट्रांसफर हो जाएगी और वहां पर वो रजिस्टर जो है बंद हो जाएगा। नेक्स्ट आता है पेनल्टी फॉर फेलियर टू मेंटेन रजिस्टर। अगर कंपनी जो है रजिस्टर मेंटेन नहीं कर पाती सेक्शन 88 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 88 सबसेक्शन 2 में, तो अगर कंपनी मेंटेन नहीं कर पाती मेंबर या डिवेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर का, उस केस में कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगेगी 3 लाख रुपए की और ऑफिसर ऑफ द कंपनी जिसकी गलती होगी उस पर लगेगी 50,000 रुपए की। और ये कौन सा ऑफेंस होगा? कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा। ये कौन सा ऑफेंस होगा बेटा? कंपाउंडेबल ऑफेंस होगा। ओके। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 89, डिक्लेरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट। ध्यान से सुनना, कई बार ऐसा हो जाता है कंपनी में कि रजिस्टर्ड पे नाम किसी और का लिखा है जबकि बेनिफिशियली शेयर होल्डर कौन है? रजिस्टर्ड पे नाम किसी और का लिखा है बट बेनिफिट किसी और को जा रहा है, तो उस केस में ये सेक्शन एप्लीकेबल होता है। उस केस में क्या होगा? रजिस्टर्ड होल्डर MGT 4 फॉर्म भर के कंपनी को भेजेगा और बेनिफिशियल ओनर MGT 5 फॉर्म भर के कंपनी को भेजेगा और कंपनी MGT 6 फॉर्म भर के ROC को देगी। कितने दिनों में? सबकी टाइमलाइंस क्या है? 30 डेज की टाइमलाइन दी हुई है। तो यहां पर देखिए, डिक्लेरेशन बाय रजिस्टर्ड होल्डर ऑफ शेयर्स, यानी ऐसा पर्सन जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिखा हुआ है लेकिन वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, तो उसको हम रजिस्टर्ड ओनर कहते हैं। और वो क्या करेगा? डिक्लेरेशन देगा MGT 4 में। MGT 4 में वो क्या बताएगा? वो नाम और उस पर्सन का सब कुछ डिटेल्स देगा जिसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। कितने दिन में? 30 दिन के अंदर बताएगा। और अगर मैं बात करता हूं बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स की, तो एवरी पर्सन जिसके पास बेनिफिशियल इंटरेस्ट तो है लेकिन कंपनी के रजिस्टर में नाम नहीं है, वो MGT फॉर्म भर के कंपनी को डिक्लेरेशन देगा 30 दिन के अंदर आफ्टर एक्वायरिंग सच इंटरेस्ट। और जैसे ही कंपनी, अगर फ्यूचर में कोई चेंज हो जाता है, फ्यूचर में इन डिटेल्स में रजिस्टर्ड होल्डर या बेनिफिशियल ओनर में कोई चेंज हो जाता है, तो यह बात भी कंपनी को 30 दिन के अंदर बताई जाएगी। और फिर कंपनी क्या करेगी? जिस दिन कंपनी को यह डिक्लेरेशन मिलते हैं, कंपनी 30 दिन के अंदर, डिक्लेरेशन रिसीव करने के 30 दिन के अंदर MGT 6 ROC के पास फाइल करती है along with the fees। अच्छा, अगर नॉन फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन, अगर MGT 4 या MGT 5 नहीं आता, अगर कंपनी को पता ही नहीं चलता कि रजिस्टर्ड होल्डर अलग है और बेनिफिशियल ओनर अलग है, तो क्या कंपनी सारे राइट्स किसको देगी? रजिस्टर्ड होल्डर को ही देगी ना। तो यही बात लिखी है, वेयर अ डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 89 इज नॉट फाइल्ड बाय द बेनिफिशियल ओनर। अगर बेनिफिशियल ओनर ने बताया ही नहीं कि मैं बेनिफिशियल ओनर हूं, तो उस केस में जितने भी राइट्स उसको मिलने चाहिए थे एज अ बेनिफिशियल ओनर, वो उसे नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये डिक्लेरेशन की एग्जम्पशन कुछ लोगों को दी गई है जिन्हें ये वाला सेक्शन फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कौन है? ट्रस्ट, जो कि म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड जो कि सेबी से अप्रूव है, उन्हें ये डिक्लेरेशन वगैरह देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, हमने डिविडेंड चैप्टर पढ़ा था। डिविडेंड चैप्टर में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि कंपनी डिविडेंड किसको देती है? कंपनी डिविडेंड हमेशा रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को देती है। ये बात हमने पढ़ी थी, रजिस्टर्ड शेयर होल्डर को देती है या उसके ऑर्डर को देती है या उसके बैंकर को देती है। तो यहां पर इसी पॉइंट को दोबारा कहा कि इस सेक्शन से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कंपनी की ड्यूटी पे कि कंपनी को अपने मेंबर को ही देना है जिसका नाम उस पर लिखा हुआ है, जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हुआ है। चलिए, ओके सर। उसके बाद हम चलते हैं सीधा नेक्स्ट। पेनल्टी आप रीड कर लीजिएगा, उसमें कोई है नहीं, क्योंकि मैं पेनल्टी बोलूंगा अभी तो एज सच आपको याद तो हो नहीं जाएगी, वो तो आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 90, रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर होता कौन है और फिर ये बेनिफिशियल ओनर का क्या काम होता है। अगर मैं ब्रीफ में बताऊं तो बेटा, बेनिफिशियल ओनर, सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को कंपनी के पास बेन 1 फाइल करना होता है। बेन 1, देखो यहां पर वैसे तो नॉर्मली MGT 1, MGT 2, MGT 3 वगैरह चलते हैं, बट यहां पर इस वाले सेक्शन के लिए जो फॉर्म्स है वो BEN से चलते हैं, क्योंकि उसके रूल्स जो है बाद में आए थे और रूल्स अलग कैटेगरी में आए थे। बेनिफिशियरी के नाम से वो बेन पड़ा है। ठीक है, तो बेनिफिशियरी ओनर ये जो SBO है, ये कंपनी को BEN 1 फाइल करेगा और कंपनी जो है BEN 2 क्या फाइल करेगी? ROC को फाइल करेगी। और कंपनी हर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की डिटेल किस में रखेगी? एक रजिस्टर बनाएगी जिसको हम बेन 3 में बनाते हैं, जिसको हम क्या बोला? सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर क्या करेगा? बेन 1 फाइल करेगा, कंपनी ROC के पास बेन 2 फाइल करेगी और एक रजिस्टर बनाया जाएगा बेन 3 नाम का। अगर सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर खुद से कंपनी को नहीं बताता बट कंपनी को शक है कि ये पर्सन उसका सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, तो कंपनी उसको बेन 4 भेज के पूछती है कि भाई तुम मुझे अपने डिटेल्स के बारे में बता दो, और उसके मैंडेटरी होता है कि वो सही से रिप्लाई करे। अगर वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं करता तो हम किसके पास चले जाते हैं? ट्राइब्यूनल के पास चले जाते हैं। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। तो तुम्हें अब SBO की जो नई अमेंडमेंट आई है उसके हिसाब से पढ़नी है, अमेंडमेंट रूल्स के हिसाब से। SBO मतलब क्या? SBO मतलब
वो इंडिविजुअल, सबसे पहले यहां पर बात किसकी हो रही है, एसबीओ मतलब इंडिविजुअल की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात हो रही है, ठीक है। वो इंडिविजुअल जो कि एक्ट करता है अलोन और टुगेदर, जो कि एक्ट अलोन या तो खुद या मिलकर, ठीक है, थ्रू वन और मोर पर्सन और ट्रस्ट, क्या है उसके पास, अगर उसके पास कंपनी के पास इनडायरेक्टली या टुगेदर विद इट्स डायरेक्ट होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द शेयर है, उसके पास अगर कंपनी के मिनिमम 10% शेयर है तो वो सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, इनडायरेक्टली या अपनी होल्डिंग प्लस इनडायरेक्ट होल्डिंग्स को मिलाकर, ठीक है। डायरेक्टली है तो वो रजिस्टर्ड ही बन जाएगा ना यार। उसके बाद अगर इनडायरेक्टली या टुगेदर विद द डायरेक्ट होल्डिंग उसके पास 10% वोटिंग राइट्स हैं या 10% डिविडेंड राइट्स हैं या उसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपनी की फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी डिसीजंस में इंटरफेयर करने का राइट रखता है, तो उसको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस यहां बोला जाएगा। यहां पर एसोसिएट कंपनी वाला सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस चलेगा क्या, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, ठीक है। ओके सर, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, अगर रिपोर्टिंग कंपनी को लगता है उसके पास रीजनेबल रीजन है कि सामने वाला बंदा या तो मेरा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है या इस पर्सन के पास इंफॉर्मेशन है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की, तो वो उसे बेन 4 में नोटिस भेजती है, किस पर्सन को, जिसे कंपनी को रीजनेबल रीजन है कि या तो ये मेरा सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है या उसके पास नॉलेज है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर की, तो वो उसको बेन 4 भेजती है और पूछती है डिटेल्स को। अब जब डिटेल्स का रिप्लाई आएगा, जब डिटेल्स का रिप्लाई आएगा तो हो सकता है या तो वो रिप्लाई ही ना दे बेन 4 का 30 दिन के अंदर, या अगर वो रिप्लाई दे रहा है तो वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं है कंपनी के हिसाब से, तो कंपनी क्या कर सकती है, 15 दिन के पास, 15 दिन खत्म होने पर 15 दिन में कहां जा सकती है, ट्राइब्यूनल के पास जा सकती है और ट्राइब्यूनल से जाकर क्या ले लेगी, ऑर्डर ले लेगी। नॉर्मली यहां पर ट्राइब्यूनल क्या ऑर्डर देगा, नॉर्मली यहां पर ट्राइब्यूनल जब ऑर्डर देता है ना, तो जिस सिक्योरिटीज पे शक है कि कौन से परसेंट की सिक्योरिटी है, उस पर जिस पर शक चल रहा है कि ये नहीं बता रहे हैं कि ये इसके सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देती है इंटरेस्ट को ट्रांसफर करने से, या सस्पेंशन टू रिसीव डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, इस पर भी सस्पेंशन लगाया जा सकता है, या अदर डिस्ट्रीब्यूशन जो शेयर्स के जितने भी राइट्स है उस पर रोक टोक लगाई जा सकती है, किसके द्वारा, ट्राइब्यूनल के द्वारा लगाई जा सकती है, ठीक है। ट्राइब्यूनल में आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ट्राइब्यूनल ऑब्वियस सी बात है कोई भी ऑर्डर ऐसा पास कर रही है तो पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो देगी पार्टीज को, एंड देन ऑर्डर पास करेगी कि जितने भी शेयर्स राइट से अटैच हैं वो क्या कर दिए जाएंगे, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी। अब या तो अगर आपको जिस पर्सन ने सही से रिप्लाई नहीं किया था और उसके शेयर्स के राइट्स पर रेस्ट्रिक्शन लग गई है, तो वो 1 साल के अंदर कहां जा सकता है, विद इन अ 1 ईयर, कहां से, डेट ऑर्डर, ट्राइब्यूनल के जो ऑर्डर आया था वहां से 1 साल के अंदर ट्राइब्यूनल के पास जाएगा, हे ट्राइब्यूनल प्लीज इन रेस्ट्रिक्शंस को या तो रिलैक्स कर दो, यानी थोड़ा कम कर दो, या इन रेस्ट्रिक्शन को लिफ्ट कर दो, तो वो जाया जा सकता है। अगर वो 1 साल के अंदर नहीं जाता ट्राइब्यूनल के पास एप्लीकेशन करने, अगर सच एप्लीकेशन हैज बीन, नो सच एप्लीकेशन हैज बीन फाइल्ड, तो जितने भी वो थे आपके शेयर से जिन पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी वो आईईपीएफ में डाल दिए जाएंगे, वो आईईपीएफ में डाल दिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है, हर कंपनी को क्या करना पड़ेगा भैया, एवरी कंपनी शॉल मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर, दैट इज बेन 3 में रखना पड़ेगा, और ये ओपन होगा इंस्पेक्शन के लिए बिजनेस आवर्स में, ये ओपन होगा इंस्पेक्शन के लिए बिजनेस आवर्स में ऑन एवरी वर्किंग डे, ऑन एवरी वर्किंग डे। चलिए नेक्स्ट है डिक्लेरेशन बाय एसबीओ, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। जब ये अमेंडमेंट रूल आए थे तब बैन की 90 दिन हुआ करती थी, बट आपके लिए 30 दिन आपको याद रखना है, आपके लिए बैन 1 30 दिन आपको याद रखना है। चलिए कौन कौन सी जगह पर बैन 1 फाइल करने की जरूरत नहीं है, कौन कौन सी जगह पे सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर को कंपनी को बताने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर शेयर्स जो है वो कौन होल्ड करता है, आईईपीएफ होल्ड करती है, अगर उसकी होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है जो कि ऑलरेडी बैन 2 में रिपोर्टेड है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी शेयर्स होल्ड करती है, या होली पार्टी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करती है, या एआईटी, रिट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर वाले करते हैं, तो इस केस में इस सेक्शन को अप्लाई करने की जरूरत आपको नहीं है। द अमेंडेड रूल्स विल नॉट बी एप्लीकेबल वेयर द शेयर्स ऑफ द कंपनी आर हेल्ड बाय दीज अथॉरिटीज। चलिए उसके बाद पेनल्टी दी हुई है, पेनल्टी को पढ़ लेते हैं एक बारी, इस वाली सेक्शन की पेनल्टी को पढ़ लेते हैं। आइए क्या बोला है, अगर एसबीओ डिक्लेरेशन नहीं देता कंपनी को, भाई उसे BEN1 में बताना था, कंपनी को बताना था, लेकिन अगर वो नहीं देता तो उसके ऊपर 50,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी, और कॉन्टिन्यूइंग फेलियर के केस में
1000 रुपए पर डे लग जाएगी। और कब तक चलती रहेगी? मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक चलती रहेगी, मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक चलती रहेगी। और रिपोर्टिंग कंपनी, अगर रिपोर्टिंग कंपनी या तो रजिस्टर मेंटेन नहीं करती है, जो उसको रजिस्टर मेंटेन करना था, या अगर वो बेन 4 नहीं बेचती है, उसको ड्यूटी है ना कि वो भैया अगर उसको लग रहा है, शक हो रहा है कि कोई उसका सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर है, तो वो उसको BEN 4 में भेज के उससे नोटिस से डिटेल्स मांगे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो उस केस में शॉल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 1 लाख रुपए लगेगी कंपनी के ऊपर, 1 लाख रुपए। और अगर कंटिन्यूइंग है तो 500 रुपए पर डे, मैक्सिमम 5 लाख रुपए। ये तो कंपनी के ऊपर होगी, लेकिन आप जानते हैं जब भी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लगती है तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर भी लगती है, 25,000 रुपए की लगेगी। और वो कंटिन्यूइंग नेचर का होगा तो फर्दर पेनल्टी लगेगी 200 रुपए पर डे की, जो कि मैक्सिमम जा सकती है 1 लाख रुपए, जो कि मैक्सिमम जा सकती है 1 लाख रुपए। ठीक है, अच्छा। और अगर यहां पर इंटेंशनली इंफॉर्मेशन को छुपाया है तो सेक्शन 447 एसबीओ या ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर सेक्शन 447 तो लग ही जाएगा। ठीक है, चलिए। और गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर सेक्शन 90 अप्लाई नहीं होता है। क्या यहां तक ओके है सबको? यस सर, यहां तक ओके है, एकदम कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट है, क्या कंपनी ने ये जो रजिस्टर बनाए हैं, क्या इन रजिस्टर्स को टेम्परेरीली क्लोज किया जा सकता है? यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर या रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर है, क्या इन्हें टेम्परेरीली क्लोज किया जा सकता है? क्या इन्हें टेम्परेरीली क्लोज किया जा सकता है? सो द आंसर इज यस, अ कंपनी में क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी, लेकिन मिनिमम 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। मिनिमम 7 दिन का नोटिस, क्या इससे कम दिया जा सकता है? हां, अगर कंपनी लिस्टेड कंपनी होगी और सेबी ने लेसर पीरियड प्रिस्क्राइब करा होगा तो 7 दिन से कम का पीरियड दिया जा सकता है। अच्छा, कितने दिन के लिए क्लोज करा जा सकता है रजिस्टर? एक टाइम पर 30 दिन और एक साइल में मैक्सिमम 45 दिन। क्या बोला? एक टाइम पर मैक्सिमम 30 डेज और पूरे एक 1 ईयर यानी कैलेंडर ईयर में मैक्सिमम 45 डेज एग्रीगेट में। ठीक है, ओके सर। अगर कंपनी या तो नोटिस दिए बिना क्लोज कर देती है या 7 दिन का नोटिस देने से कम, नोटिस उसको 7 दिन का देना था बट कम नोटिस, शॉर्टर नोटिस दे देती है, ठीक है, या वो 30 दिन से ज्यादा के लिए क्लोज कर देती है, या एग्रीगेट में 45 दिन से ज्यादा के लिए क्लोज कर देती है, मतलब ऊपर की बातों को अगर कॉन्ट्रावेंट कर देती है, तो कंपनी और उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर 5,000 रुपए पर डे की पेनल्टी लगाई जाएगी, सब्जेक्ट टू 1 लाख रुपए। और ये जो ऑफेंस होता है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है, ये जो ऑफेंस होता है ये कंपाउंडेबल ऑफेंस होता है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट है, अगर कोई कंपनी रजिस्टर ऑफ मेंबर या रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर या रजिस्टर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर क्लोज कर रही है 7 दिन का नोटिस देके, तो अगर वो, इफ सच कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, तो उसे एडवर्टाइजमेंट भी देना पड़ेगा एटलीस्ट वंस इन अ vernacular newspaper of the district having a wide circular and one in a English newspaper। अगर कंपनी जो है लिस्टेड है उस केस में उसे ऐसा करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, एनुअल रिटर्न का सेक्शन, सेक्शन नंबर 92। एनुअल रिटर्न के बारे में हम लोग बात करेंगे। एनुअल रिटर्न का फॉर्म कौन सा होता है? एमसीक्यू में आ सकता है MGT 7। अदर कंपनीज के लिए MGT 7 फॉर्म है और MGT 7A, MGT 7A कौन सी कंपनियों के लिए? 1 पर्सन कंपनी और स्मॉल कंपनी के लिए MGT 7A एक छुटकू सा समराइज्ड एनुअल रिटर्न बनाया हुआ है। ओके सर। सर एनुअल रिटर्न में क्या क्या बातें बतानी होती है? बेटा एनुअल रिटर्न में सारी बातें बतानी होती है। सर सारी क्या, ऐसे एग्जाम में लिख सकते हैं क्या? हाँ बेटा, ऐसा तो नहीं लिख सकते एग्जाम में। तो क्या क्या बातें बतानी होगी? एक तो कंपनी को अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताना पड़ेगा, कंपनी को अपना प्रिंसिपल प्लेस की बिजनेस एक्टिविटी बतानी पड़ेगी, कंपनी को अपनी होल्डिंग सब्सिडियरी एसोसिएट कंपनीज के बारे में बताना पड़ेगा, कंपनी को जो शेयर्स, डिबेंचर और अदर सिक्योरिटीज हैं कितनी इशू करी हुई हैं उन सब की डिटेल्स देनी पड़ेगी, कंपनी को अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बताना पड़ेगा, कंपनी को बताना पड़ेगा मेंबर्स, डिबेंचर होल्डर के बारे में और कितना चेंज हुआ है पिछले साल से वो बताना पड़ेगा, कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर केएमपी कौन है वो बताना पड़ेगा, पिछले साल से कितना चेंज हुआ है वो बताना पड़ेगा, कंपनी ने मेंबर्स की कितनी मीटिंग करी थी वो बतानी पड़ेगी, कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कितनी मीटिंग करी थी वो बतानी पड़ेगी, वेरियस कमेटी की कितनी मीटिंग करी थी वो बतानी पड़ेगी अलॉन्ग विद द अटेंडेंस डिटेल्स। क्या कंपनी को डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन बतानी पड़ेगी एनुअल रिटर्न में? द आंसर इज यस। क्या कंपनी को केएमपी की रिम्यूनरेशन, सैलरी वैलरी बतानी पड़ेगी? द आंसर इज यस। अगर कंपनी के ऊपर या कंपनी के डायरेक्टर के ऊपर या कंपनी के ऑफिसर के ऊपर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी लगाई गई है तो वो भी बतानी पड़ेगी और सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस देना पड़ेगा और जो भी चीजें अदर सच मैटर एज में भी प्रिस्क्राइब्ड, ये सारी बातें कहां बतानी पड़ेगी? कंपनी को अपने एनुअल रिटर्न दैट इज MGT 7 में बतानी पड़ेगी। ओके सर। एनुअल रिटर्न पे कौन साइन करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द MCQ, केस स्टडी हो या नॉर्मल हो, MCQ में आने के चांसेस है। एनुअल रिटर्न पे कौन साइन करेगा?
कंपनी का एक डायरेक्टर प्लस कंपनी का एक कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी का डायरेक्टर प्लस कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी साइन करेंगे। अगर कंपनी के पास कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो कंपनी का कंपनी से एक बाहर से कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को लाएंगे और उससे साइन करा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी 1% कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, जो कि MGT 7A फाइल कर रही है, उसको क्या करना पड़ेगा? उस केस में अगर कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी रखा हुआ है तो उससे साइन कर लेना डायरेक्टर के साथ। लेकिन अगर नहीं रखा हुआ, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, तो कंपनी के डायरेक्टर से साइन करा लेना, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट आता है, ये तो एनुअल रिटर्न बताने की बात होगी और एनुअल रिटर्न की साइनिंग की बात होगी। नेक्स्ट आता है एनुअल रिटर्न सही से बना है या नहीं बना है, इसका भी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस को। सारी कंपनीज को नहीं लेना होता है। या तो आपकी कंपनी अगर लिस्टेड कंपनी है, या अगर आपकी कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उस कंपनी को एक अलग से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस से, जिसमें कि ये लिखा होगा, कौन से फॉर्म में लेंगे? MGT 8 में लेंगे, जिसमें लिखा क्या होगा? जिसमें यह लिखा होगा कि एनुअल रिटर्न में जितनी भी बातें कंपनी ने दिखाई हैं वो सारी की सारी एकदम ठीक है और एक्ट के प्रोविजंस को कंप्लाई करती है। यह बात लगाई जाएगी। तो यह बात कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस सब कुछ चेक करके ही साइन करता है। ऐसी आंखें बंद करके MGT 8 पे साइन नहीं कर देता है, MGT 8 पे साइन नहीं कर देता है। ठीक है। एवरी कंपनी जो भी एनुअल रिटर्न की कॉपी है वो कंपनी को अपनी वेबसाइट पर डालनी पड़ेगी और उस वेबसाइट का लिंक कहां पर देना पड़ेगा? बोर्ड रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा, बोर्ड रिपोर्ट में लिखना पड़ेगा। कॉपी ऑफ एनुअल रिटर्न कौन सी तारीख को फाइल करेंगे? अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि कितने दिन में फाइल होगा। अगर कंपनी ने एजीएम करी है तो एजीएम के 60 दिन के अंदर, अगर कंपनी ने एजीएम करी है तो एजीएम के 60 दिन के अंदर एनुअल रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। बट अगर कंपनी ने कोई भी एजीएम नहीं करी है, अगर कंपनी ने साल में कोई भी एजीएम नहीं करी है, तो जिस दिन एजीएम हो जानी चाहिए थी उसके 60 दिन में, जिस दिन एजीएम हो जानी चाहिए थी उसके 60 दिन में करनी चाहिए। एंड अलॉन्ग विद द रीजन, और एनुअल रिटर्न जब फाइल कर रहे होंगे तो ये रीजन लिखना पड़ेगा कि आपने एजीएम क्यों नहीं होल्ड करी, आपने एजीएम क्यों नहीं होल्ड करी। ठीक है। नेक्स्ट आता है पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन। इसमें सबसे पहले तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जिसने सर्टिफाई करा, MGT 8 दिया, उसको पकड़ लेंगे। अगर उसने एनुअल रिटर्न को सही से चेक करके साइन नहीं करा और उसमें कुछ गड़बड़ निकल आई, ही शॉल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 2 लाख रुपए, ही शॉल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 2 लाख रुपए। लेकिन अगर कंपनी फेल हो गई अपने एनुअल रिटर्न को फाइल करने में विद इन द टाइम, तो कंपनी और उसके ऑफिसर इन डिफॉल्ट पे 10,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी। और अगर वो कंटिन्यूइंग नेचर का है, जितने दिन तक फाइल नहीं करेंगे, तो फर्दर पेनल्टी 10,000 तो लग गए, एडिशनल पेनल्टी कितनी लगेगी मेरे बच्चा? 100 रुपीज फॉर ईच डे। मैक्सिमम कितना? 2 लाख रुपए कंपनी के लिए और मैक्सिमम 50,000 रुपए ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए, मैक्सिमम 50,000 रुपए ऑफिसर इन डिफॉल्ट के लिए। ओके सर। नेक्स्ट है सर, हम रजिस्टर्स को या एनुअल रिटर्न को, ये जो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर है, रजिस्टर ऑफ मेंबर है, रजिस्टर, ये कहां पर रखेंगे? और दूसरा आता है सर एनुअल रिटर्न को कहां रखेंगे? तो ये वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, बट ये जस्ट रिपीटेड है। क्या बोला गया है? नॉर्मली कंपनी को अपने सारे रजिस्टर सब कुछ कहां रखना है? रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना है। लेकिन अगर कंपनी चाहे तो इसे इंडिया में कहीं और भी रख सकती है, प्रोवाइडेड हम क्या पास कर ले? स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर ले 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर, जहां पे जिस सिटी में 1/10 मोर देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर रिसाइड कर सकते हैं उसमें कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। इसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सर, कितने सालों तक संभाल के रखने पड़ते हैं? बेटा अगर रजिस्टर ऑफ मेंबर है या फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर है तो परमानेंटली संभाल के रखना पड़ता है। हां, अगर फॉरेन रजिस्टर डिसकंटिन्यू कर दिया तो अलग बात है, अदरवाइज रजिस्टर ऑफ मेंबर और फॉरेन रजिस्टर ऑफ जो मेंबर होता है वो परमानेंटली संभाल के रखना होता है। और अगर रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर है या फॉरेन रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी होल्डर है या एनुअल रिटर्न है तो 8 साल तक संभाल के रखना होता है, 8 साल के लिए संभाल के रखना होता है। सर ये किसके पास रहते हैं बेटा? ये कंपनी सेक्रेटरी के पास रहते हैं। बोर्ड जिसको ऑथराइज करता है उसकी कस्टडी में रखे जाते हैं। चलिए ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, क्या ये जो रजिस्टर और रिटर्न जो कंपनी ने संभाल के रखे हुए हैं, क्या इसका इंस्पेक्शन भी कर सकते हैं? तो यही बात है, द रजिस्टर एंड इंडेक्स मेंटेन्ड सेक्शन 88 में जो आपने रजिस्टर और इंडेक्स बनाए और जो एनुअल रिटर्न आपने सेक्शन 92 में बनाए हैं वो इंस्पेक्शन करे जा सकते हैं। कब करे जा सकते हैं? बिजनेस आवर्स में करे जा सकते हैं, किसी भी वर्किंग डे में करे जा सकते हैं। ठीक है। कौन कर सकता है? मेंबर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डिबेंचर होल्डर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, अदर सिक्योरिटी होल्डर या बेनिफिशियल ओनर कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ फीस। इन लोगों को फीस देने की जरूरत नहीं है इंस्पेक्शन के लिए, बट बाय एनी अदर पर्सन, अगर कोई और पर्सन इन्हें करना चाहता है तो उस पर फीस लगेगी। कितनी फीस लगेगी? जितनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगी, बट वो 50 रुपए पर इंस्पेक्शन से ऊपर की फीस नहीं होगी, बट वो 50 रुपए पर इंस्पेक्शन से ऊपर की फीस नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं मेरे बच्चा, दैट इज
सेक्शन 95 क्या बोला है, जितनी भी डिटेल रजिस्टर में, जितनी भी डिटेल रजिस्टर के इंडेक्स में, जितनी भी डिटेल एनुअल रिटर्न में है, वो सारी हम प्राइमा फेसी एविडेंस मानेंगे, वो हम सारी प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाएगा। ओके सर। नेक्स्ट आता है प्री रिक्विजाइट्स ऑफ मीटिंग। प्री रिक्विजाइट्स में मीटिंग में हम नॉर्मली किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, हम जनरल मीटिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जनरल मीटिंग दो टाइप की होती है। जनरल मीटिंग कौन सी मीटिंग होती है, मेंबर्स की मीटिंग होती है, जिसमें शेयर होल्डर को बुलाया जाता है। जनरल मीटिंग दो टाइप्स की कौन सी होती है बेटा, एक होती है एनुअल जनरल मीटिंग, जो कंपनी को बुलानी ही बुलानी होती है, और उसके अलावा कोई भी अगर मेंबर्स की मीटिंग बुलाई जाती है तो उसे ईजीएम बोला जाता है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, ओके सर। तो जनरल मीटिंग का मतलब है मेंबर्स यानी कंपनी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग। ये दो टाइप की होती है, या तो एनुअल जनरल मीटिंग होगी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होगी। बोर्ड मीटिंग और क्लास मीटिंग भी होती है, बट उसके बारे में हमें डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमारा जो मेन मुद्दा इस चैप्टर में होता है दैट इज ऑल अबाउट जनरल मीटिंग। बट बोर्ड मीटिंग क्या होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग को बोर्ड मीटिंग कहा जाता है, और अगर स्पेशल क्लास ऑफ पर्सन जैसे कि क्रेडिटर्स की मीटिंग बुलाई या सिर्फ पर्सनल प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाई तो उसको क्लास मीटिंग बोला जाता है। नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन, नोटिस ऑफ अ मीटिंग। अगर कोई कंपनी मीटिंग बुलाना चाहती है तो उसे शेयर होल्डर्स को देना पड़ता है नोटिस, उसको मेंबर्स को देना पड़ता है नोटिस। तो ये कितने दिन पहले नोटिस दे देना चाहिए, एटलीस्ट 21 क्लियर डेज पहले, मिनिमम 21 क्लियर डेज बोला है, मिनिमम 21 क्लियर डेज बोला है। 21 क्लियर डेज का मतलब होता है जिस दिन नोटिस दिया और जिस दिन मीटिंग है उन दोनों डेज को काउंट नहीं किया जाएगा 21 डेज के लिए, उसको बोला जाएगा 21 क्लियर डेज। किसको भेजा जाएगा ये नोटिस, सारे मेंबर्स को भेजा जाएगा। अगर मेंबर्स मर चुका है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भेजा जाएगा, अगर मेंबर इंसॉल्वेंट हो गया है तो उसको ऑफिशियल असाइनी को भेजा जाएगा, साथ में कंपनी के ऑडिटर को और कंपनी के डायरेक्टर को भेजा जाएगा। कैसे भेजोगे, या तो राइटिंग में भेजोगे, राइटिंग मतलब पोस्ट वोस्ट भेज दिया, या इलेक्ट्रॉनिक मेथड से भेज सकते हो, या इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकते हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी हम नॉर्मली किससे भेजते हैं, ईमेल से भेजते हैं। ईमेल में आप टेक्स्ट लिखकर भेज सकते हो, ईमेल में टेक्स्ट या अटैचमेंट लगा दी नोटिस की, या आपने उसे इलेक्ट्रॉनिक लिंक दे दिया जहां पर, या उसको यूआरएल दे दिया जहां पर वो उस नोटिस को डाउनलोड करके देख सकता है, जहां पर वो उसे डाउनलोड करके देख सकता है। अगर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग पोस्ट से भेजा गया, अगर नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग पोस्ट से भेजा गया है तो लॉ ये मान लेता है कि वो कितने 48 घंटे खत्म होने के बाद वो क्या हो गया, सर्व हो गया, यानी 2 दिन के अंदर वो क्या हो जाता है, सर्व हो जाता है, ऐसा मान लिया जाता है। ये बात हमने कहां पढ़ी थी, ये बात हमने सेक्शन तो पढ़ी थी ना यार, पढ़ी थी क्या, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट में पढ़ी थी, सेक्शन नंबर 20 में पढ़ी थी, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट में। क्लियर डेज का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जिस दिन नोटिस सर्व हुआ और जिस दिन मीटिंग है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। 21 क्लियर डेज का मतलब ये होता है। ठीक है, ओके। क्या कंपनी अगर आर्टिकल्स में लिख दे कि भैया 21 दिन की कंडीशन उसे फॉलो नहीं करनी है तो ऐसा हो सकता है, द आंसर इज नो। आर्टिकल्स में लिखने से भी ये कंडीशन जो है कर्टेल नहीं हो सकती है, कर्टेल नहीं हो सकती है। क्या मीटिंग को, और ये जो 21 दिन है ये सेक्शन 8 कंपनी के लिए 14 दिन होते हैं। क्या बोला, कंपनी के लिए नॉर्मली तो 21 दिन होते हैं, 21 क्लियर डेज, बट अगर वो सेक्शन 8 कंपनी है तो उसके लिए 21 दिन नहीं 14 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या 21 दिन से शॉर्टर पीरियड के लिए भी नोटिस भेजा जा सकता है, क्या वो फिर भी वैलिड नोटिस माना जाएगा, तो द आंसर इज यस। अ जनरल मीटिंग मे बी कॉल्ड आफ्टर गिविंग शॉर्टर नोटिस अलाउड है, प्रोवाइडेड एजीएम की बात कर रहे हो या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की बात कर रहे हो। अगर बात कर रहे हो एनुअल जनरल मीटिंग की तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा इन द केस, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, एजीएम के केस में नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर्स का 95% बोला है। बट अगर आप अदर जनरल मीटिंग की बात करें, दैट इज ईजीएम की बात कर रहे हैं, तो कौन से मेंबर्स, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल है या कंपनी हैविंग नो शेयर कैपिटल है। अगर कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल है तो उस केस में मेजॉरिटी इन नंबर, मेंबर्स के नंबर की मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, प्लस उनके पास मिनिमम 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए। यानी यहां पर दोनों चीजें चेक होंगी, मेजॉरिटी इन नंबर प्लस मिनिमम 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। हाउएवर अगर कंपनी में केवल शेयर कैपिटल नहीं है तो टोटल वोटिंग पावर का 95% जो मेंबर्स होल्ड करते हैं उससे हमारा काम चल जाएगा, उससे हमारा काम चल जाएगा शॉर्टर नोटिस पीरियड भेजने के लिए। नेक्स्ट आता है नोटिस में क्या क्या बातें लिखी जाएंगी। बेटा नोटिस में ना मेन लिखा जाएगा मीटिंग के बारे में कि मीटिंग कौन से दिन होने वाली है, कौन सी तारीख को होने वाली है, क्या आवर होने वाले हैं और कहां होने वाली है, और साथ में उस मीटिंग में कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन होने वाले हैं, यानी कौन कौन से डिसीजन लिए जाने वाले हैं, यह बात भी उस नोटिस में मेंशन होनी चाहिए। अच्छा, जनरल मीटिंग को बुलाने की अथॉरिटी किसके पास है बेटा, नॉर्मली जो जनरल मीटिंग को बुलाने की अथॉरिटी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है। क्या एक अकेला इंडिविजुअल डायरेक्टर बोर्ड जनरल मीटिंग बुला सकता है, लॉ कहता नहीं, एन इंडिविजुअल डायरेक्टर डज नॉट हैव एन अथॉरिटी
टू कॉल एनी काइंड ऑफ जनरल मीटिंग। तो एनी नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग अगर बोर्ड के अप्रूवल के बिना गई, किसी अकेले डायरेक्टर ने भेज दी तो वो इनवैलिड मानी जाएगी, बट अगर बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसे रेटिफाई कर लिया तो उसको वैलिड माना जा सकता है। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में सिर्फ सिंपल सी बात है, पहले आपको समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ बिजनेस इन जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग दो टाइप की होती है, ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग दो टाइप की होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इस केस में फटाफट लिखते हैं, जनरल मीटिंग, एजीएम, ईजीएम, ठीक है, ईजीएम। एजीएम में 4 बिजनेसेस को माना जाता है ऑर्डिनरी बिजनेस और रेस्ट बिजनेसेस को माना जाएगा स्पेशल बिजनेस, और ईजीएम में सारे ही बिजनेस को माना जाता है स्पेशल बिजनेस। सर वो 4 केसेस कौन से हैं जिन्हें ऑर्डिनरी बिजनेस माना जाएगा? बेटा ऑर्डिनरी बिजनेस 4 केस कौन से हैं? सबसे पहला कंसीडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट्स, ठीक है, ये वाला। दूसरा डिविडेंड को डिक्लेयर करना एजीएम में। तीसरा अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर in place of those writing, appointment of director in place of those retiring and appointment of fixing the remuneration of auditor। इनके केस में बेटा इन 4 केसेस में इन्हें क्या माना जाएगा? अगर ये एजीएम में हो रहे हैं तो इन्हें ऑर्डिनरी बिजनेस माना जाएगा। बाकी एजीएम में जितने भी बिजनेस होंगे वो स्पेशल बिजनेस माने जाएंगे, और ईजीएम में जितने भी बिजनेस होंगे वो स्पेशल बिजनेस माने जाएंगे। और स्पेशल बिजनेस के केस में अगर कोई स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला है कंपनी की जनरल मीटिंग में तो सेक्शन 102 बोलता है कंपनी को उसमें अटैच करना पड़ेगा एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट। कंपनी को अटैच करना पड़ेगा एक्सप्लानेटरी अटैचमेंट स्टेटमेंट। और ये किसके साथ अटैच होकर जाएगा? नोटिस के साथ चिपक कर जाता है, ठीक है, नोटिस के साथ चिपक के जाता है। इसमें क्या बातें बताती हैं? इसमें एक तो आपको बताना पड़ता है डायरेक्टर, केएमपी और उनके रिलेटिव्स का उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में अगर कोई इंटरेस्ट या फाइनेंशियल इंटरेस्ट वगैरह है वो बताना पड़ेगा, या कोई और इंफॉर्मेशन जो मेंबर को हेल्प करती है उस आइटम ऑफ बिजनेस को डिसाइड करने में कि वो अपना वोट फेवर में डालेंगे या वो अपना वोट अगेंस्ट में डालेंगे, ये बात डालनी पड़ेगी। ऑर्डिनरी बिजनेस, स्पेशल बिजनेस हो चुका है, ठीक है, ओके सर। देन इफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, अगर हमें डिस्क्लोज करना चाहिए था अपना इंटरेस्ट, हमने डिस्क्लोज नहीं किया, हमने छुपा लिया, हमने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में नहीं बताया, तो उस केस में इफ एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर और इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, अगर बेनिफिट कंपनी के किसी प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर या केएमपी को हो जाता है या उनके रिलेटिव को हो जाता है, तो जितना भी बेनिफिट उन्हें हुआ है यह माना जाएगा कि वो कंपनी के बिहाफ पर उस बेनिफिट को होल्ड कर रहे हैं और वो पूरा का पूरा पैसा कंपनसेट करेंगे कंपनी को जितना भी बेनिफिट उन्हें हुआ है, जितना भी बेनिफिट उन्हें हुआ है। यानी आप डिस्क्लोजर करके कर रहे हो बेनिफिट, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मेंबर अवेयर है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होने जाने वाला है। लेकिन अगर आप बिना बताए कर रहे हो तो उसमें दिक्कत वाली बात है, तो उसमें दिक्कत वाली बात है। नेक्स्ट आता है कोरम फॉर मीटिंग। एक मीटिंग में अगर कोरम नहीं होती तो हम आगे नहीं जा पाते हैं, और इसीलिए कोरम फॉर मीटिंग का जो प्रोविजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरम देखो, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लार्जर नंबर की लिमिट बताई जा सकती है, तो नॉर्मली एक्ट में बताई गई लिमिट और आर्टिकल्स में लिमिट बताई गई, उनमें से जो भी हायर होगी वो वाली फॉलो होगी। एक्ट में क्या बताई गई है? प्राइवेट कंपनी में कोरम कम से कम मिनिमम 2 लोग पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, और पब्लिक कंपनी के केस में, अगर पब्लिक कंपनी के केस में मेंबर अप टू 1000 है, नॉट मोर देन 1000 है, तो मिनिमम 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मेंबर 1000 से ज्यादा बट 5000 तक है तो 15 पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, और अगर 5000 से ज्यादा है तो 30 पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, 30 पर्सनली। क्या इस लिमिट को आर्टिकल्स के द्वारा बढ़ाया जा सकता है? द आंसर इज यस। क्या इस लिमिट को आर्टिकल्स के में लिखकर कम करा जा सकता है? द आंसर इज नो। क्या प्रॉक्सी को काउंट किया जाएगा? क्या प्रॉक्सी को काउंट किया जाएगा? द आंसर इज नो। क्या प्रॉक्सी को काउंट किया जाएगा? द आंसर इज नो। बट क्या ट्राइब्यूनल वाली जो बुलाई हुई लिमिट है, जो हम आगे जाके सेक्शन 97 और 98 में पढ़ेंगे, उसमें ट्राइब्यूनल लिख सकता है कि प्रॉक्सी को काउंट किया जाएगा, उसमें लिख सकता है, लेकिन नॉर्मली हम प्रॉक्सी को काउंट नहीं करते। बट क्या बॉडी कॉर्पोरेट के रिप्रेजेंटेटिव, प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नर के रिप्रेजेंटेटिव को काउंट किया जाता है? द आंसर इज यस। सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर को जो है काउंट किया जाएगा, बट प्रॉक्सी को काउंट नहीं किया जाता, बट प्रॉक्सी को काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। जब हम मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट की बात करते हैं तो हम सिर्फ उन्हीं मेंबर्स को काउंट करते हैं जो उस बिजनेस में वोट करने के लिए अलाउड है, जो उस बिजनेस में वोट करने के लिए अलाउड है। नेक्स्ट आता है, हम कितनी देर तक वेट करेंगे कोरम का? जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई तभी काउंट कर लेंगे? नहीं, हम आधे घंटे तक वेट करते हैं। कितनी देर तक? इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर फॉर द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग अ मीटिंग ऑफ द कंपनी। अगर आधे घंटे के अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं होती है तो तुम पहले पूछना
क्या ये सेक्शन 100 वाली मीटिंग है जो रिक्वेजिशनिस्ट ने मंगाई है? अगर वो है तो वो तो मीटिंग ही कैंसिल कर दोगे, वो तो मीटिंग ही कैंसिल हो जाएगी। बट अगर वो दूसरी मीटिंग है, अदर देन दैट मीटिंग है, तो जो मीटिंग में आधे घंटे में कोरम नहीं आती वो ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाती है नेक्स्ट वीक के सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस पर। लेकिन अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहें तो अदर टाइम, अदर प्लेस भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अदर टाइम और अदर प्लेस डिसाइड नहीं करते तो नेक्स्ट वीक के सेम उसमें हो जाती है। ठीक है, ओके सर। नाउ अगर चेंज ऑफ डे, टाइम और प्लेस हुआ है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने चेंज कर दिया है, तो उस केस में कंपनी को कम से कम नॉट लेस देन 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। या तो मेंबर्स को इंडिविजुअली भेजेंगे या एडवर्टाइजमेंट में एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में छपवा दिया जाएगा। ओके सर। सर अगर कोरम में भी, सर अगर एडजर्न मीटिंग में भी कोरम नहीं आई आधे घंटे में, तो क्या करेंगे? तो बेटा जितने मेंबर प्रेजेंट हैं उन्हीं को कोरम मान लिया जाएगा और आगे मीटिंग को प्रोसीड आउट कर दिया जाएगा। आगे मीटिंग को क्या कर दिया जाएगा? प्रोसीड आउट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है चेयरमैन ऑफ मीटिंग। चेयरमैन ऑफ मीटिंग सेक्शन 104 ये बात करता है अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ और नहीं लिखा है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ और नहीं लिखा है तो जितने मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हैं वो ही डिसाइड कर सकते हैं एक चेयरमैन को, वो चेयरमैन को डिसाइड कर लेंगे। कौन से मेथड से चेयरमैन डिसाइड होगा बेटा? शो ऑफ हैंड मेथड से। कौन से मेथड से? शो ऑफ हैंड मेथड से डिसाइड होगा। बट क्या पोल डिमांड किया जा सकता है चेयरमैन को इलेक्ट करने के लिए कि हम शो ऑफ हैंड से नहीं, हम पोल से करना जा सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन उस केस में क्या होगा? पहले एक चेयरमैन इलेक्ट होगा शो ऑफ हैंड से, फिर वो पोल कंडक्ट करवाएगा। पोल कंडक्ट कराने के बाद वो वाला चेयरमैन तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक पोल से एक नया चेयरमैन अपॉइंट नहीं हो जाता उस मीटिंग का एज अ रिजल्ट ऑफ द पोल। ठीक है, और जो पोल के थ्रू नया चेयरमैन अपॉइंट होगा वो पूरी मीटिंग तक क्या रहेगा? उस मीटिंग का चेयरमैन रहने वाला है। नेक्स्ट है चेयरमैन की क्या पावर होती है बेटा? चेयरमैन की पावर होती है कि वो मीटिंग को मैनेज करता है। पहली पावर, वो मीटिंग को मैनेज करता है। दूसरा, वो मीटिंग का डेकोरम मेंटेन करता है। तीसरा, वो मिनट्स ऑफ मीटिंग एग्जीक्यूट करता है। चौथा, उसके पास प्राइमा फेसी अथॉरिटी होती है। अगर कोई भी मीटिंग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्राइमा फेसी अथॉरिटी उसके पास है डिसाइड करने की। यहां पे बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही है, कोई छोटा मोटा डिसीजन आता है उसकी बात हो रही है। और वो जब ये अपने काम ड्यूटी फुलफिल कर रहा होता है तो वो बिल्कुल पार्शियल नहीं रहेगा। ही हैज टू फॉलो द स्ट्रिक्ट इम्पार्शियलिटी। नेक्स्ट आता है राइट टू कास्ट, कास्टिंग वोट, दैट इज टाई ब्रेकर रूल। यानी अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के केस में आप जानते हो वोटिंग फेवर ज्यादा होने चाहिए वोटिंग अगेंस्ट से, अगर दोनों बराबर आ जाते हैं तो उस केस में जो मीटिंग का चेयरमैन है ना उसके पास कास्टिंग वोट हो सकता है। लेकिन कब? अगर आर्टिकल्स ने पावर दी है, अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने पावर दी है ना, इफ स्पेसिफिकली इंपावर्ड बाय द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो भैया चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट होता है जनरल मीटिंग में भी और बोर्ड मीटिंग में भी। मींस दैट अगर इक्वल वोट्स आ गए किसी पर्टिकुलर बिजनेस में जहां पर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो रहा था तो चेयरमैन ऑफ द मीटिंग के पास एक सेकंड वोट भी होता है और वो वोट करके क्या कर सकता है? जितवा सकता है। नो प्रोविजन इन द आर्टिकल्स फॉर अ कास्टिंग वोट एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज टू बी ड्रॉप्ड। ठीक है, ओके सर। इफ देयर इज नो प्रोविजन, कह रहे हैं अगर आर्टिकल्स में पावर ही नहीं है चेयरमैन के पास तो फिर आप भूल जाना, अदरवाइज पावर है तो वो चेयरमैन एग्जीक्यूट कर सकता है, चेयरमैन एग्जीक्यूट कर सकता है। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रॉक्सी का प्रोविजन। बहुत बार एग्जाम में प्रॉक्सीज के ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं। प्रॉक्सी होता कौन है? ठीक है, तो यहां पर देखो अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रॉक्सी जो है ना वो कंपनी के मेंबर का बड़ा ही इंपॉर्टेंट राइट होता है। कंपनी का वो मेंबर जिसको मीटिंग को अटेंड करने का राइट है और मीटिंग में वोट करने का राइट है, उसको यह राइट भी दिया जाता है कि वो अपनी जगह किसी और पर्सन यानी प्रॉक्सी को भेज दे कि भाई मेरी जगह मीटिंग में तू जाकर अटेंड कर ले और वोट कर लेना। लेकिन ध्यान रखना, एक तो प्रॉक्सी के पास मीटिंग में राइट टू स्पीक नहीं होता, यानी मेंबर्स के पास होता है बट प्रॉक्सी के पास नहीं होता। और दूसरा, जो प्रॉक्सी है ना वो शो बाय हैंड्स पे नहीं कर सकता अपनी वोटिंग, वो सिर्फ पोल पे कर सकता है। बट क्या वो पोल डिमांड कर सकता है? द आंसर इज यस। नेक्स्ट आता है प्रॉक्सी अपॉइंट होने के लिए, मतलब अगर मिस्टर ए मेंबर है और वो मिस्टर बी को प्रॉक्सी रखना चाहते हैं तो क्या ये जरूरी है कि मिस्टर बी भी कंपनी का मेंबर है? द आंसर इज नो, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपकी कंपनी एक सेक्शन 8 कंपनी है तो प्रॉक्सी तभी अपॉइंट हो सकता है अगर वो दूसरा पर्सन जिसे आप प्रॉक्सी अपॉइंट कर रहे हैं वो भी कंपनी का ऑलरेडी मेंबर है तो, वो भी कंपनी का ऑलरेडी मेंबर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक प्रॉक्सी कितने मेंबर्स का एक टाइम पे प्रॉक्सी बन सकता है सेम मीटिंग के अंदर? तो लिमिट इज मैक्सिमम 50 लोगों का, या जिनके पास एग्रीगेट में 10% ऑफ टोटल शेयर कैपिटल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 50 लोगों तक अलाउड है लेकिन उन सबकी मिलाकर जो शेयर होल्डिंग है वो 10% से ज्यादा नहीं जानी चाहिए टोटल शेयर कैपिटल का। दूसरा, सर अगर कोई मेंबर मान लो 60% होल्ड करता है
तो क्या वो प्रॉक्सी अपॉइंट ही नहीं कर सकता, क्योंकि टोटल तो 10% है। तो लोग कहता है हाँ हाँ उस केस में तुम कर लेना, लेकिन फिर वो प्रॉक्सी किसी और का प्रॉक्सी नहीं बन पाएगा। सो इन केस अ मेंबर जिसके पास ऑलरेडी 10% से ज्यादा है, वो एक सिंगल पर्सन को प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकता है, लेकिन फिर वो पर्सन किसी और पर्सन का प्रॉक्सी नहीं बन सकता है। अच्छा, प्रॉक्सी अपॉइंट करने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है? MGT 11 भरना पड़ता है, ठीक है। इट्स नीड्स टू बी इन राइटिंग, राइटिंग में अपॉइंट किया जाता है। कौन साइन करता है? अपॉइंटर साइन करता है, यानी वो मेंबर साइन करता है या उसका एजेंट साइन करता है। अगर अपॉइंटर बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसकी कंपनी सील लग जाएगी या उसके ऑफिसर के साइन हो जाएंगे तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कंपनी का जो नोटिस जाता है ना, कंपनी का जो नोटिस जाता है मेंबर्स को जनरल मीटिंग बुलाने का, उस मीटिंग में यह बात क्लियरली एक रीजनेबल प्रोमिनेंस एक ऐसी जगह लिखी होनी चाहिए जहां पर ध्यान जाए क्या कि मेंबर के पास, जिस भी मेंबर के पास वोट करने और अटेंड करने का राइट है उसके पास प्रॉक्सी अपॉइंट करने का भी राइट है, एंड दैट अ प्रॉक्सी नीड नॉट बी अ मेंबर। यह बात उसमें लिखी होनी चाहिए, कहां पर? नोटिस में लिखी होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रॉक्सी कब तक आ जाना चाहिए? मीटिंग के 48 आवर्स बिफोर। अ प्रॉक्सी रिसीव्ड 48 आवर्स बिफोर विल बी वैलिड। क्या आर्टिकल्स में लॉन्गर पीरियड प्रिस्क्राइब करा जा सकता है? द आंसर इज नो। अगर कर दिया तो, अगर आर्टिकल में लिख दिया नहीं 72 आवर्स पहले आ जाना चाहिए, इनवैलिड है, आपको 48 आवर्स पहले ही देना है, यही बात लॉ में लिखी हुई है, ठीक है। उसके बाद आता है एवरी मेंबर शॉल बी इंटाइटल्ड ड्यूरिंग द पीरियड बिगिनिंग 24 आवर्स। क्या इंस्पेक्शन करा जा सकता है? दस यस, एवरी मेंबर जो है वो इंस्पेक्ट कर सकता है 20 पीरियड बिगिनिंग 24 आवर्स बिफोर द टाइम फिक्स फॉर कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। मीटिंग स्टार्ट होने के 24 आवर्स से पहले वो क्या कर सकते हैं? इंस्पेक्शन स्टार्ट हो सकता है। और कब तक इंस्पेक्ट किया जा सकता है? तब तक मीटिंग कंक्लूड नहीं होती तब तक, ठीक है। बिजनेस आवर्स में वो कर सकता है, लेकिन अगर वो इंस्पेक्ट करना चाहता है प्रॉक्सीज के फॉर्म, वो उसको कम से कम क्या करेगा? नॉट लेस देन 3 डे इन नाइटिंग। वो कंपनी को 3 दिन, कम से कम 3 दिन का पहले ही नोटिस देगा, तब वो जाकर इंस्पेक्ट कर पाएगा प्रॉक्सीज वाले फॉर्म, तब वो जाकर कर पाएगा प्रॉक्सीज वाले फॉर्म। नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है बच्चों, वो ये क्वेश्चन होता है कि अगर मीटिंग में मेंबर और प्रॉक्सी दोनों पहुंच जाते हैं तो फिर किसका वोट काउंट किया जाता है? तो नॉर्मली बेटा मेंबर का वोट काउंट किया जाएगा, लेकिन अगर ऑलरेडी प्रॉक्सी वोट डाल चुका है तो उसका वोट रीट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, उसका वोट रीट्रैक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वोटिंग के मेथड्स बेटा। वोटिंग के 4 मेथड्स है: वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मींस, वोटिंग बाय डिमांड ऑफ पोल और वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट। ओके सर, बात करते हैं क्या हम किसी शेयर होल्डर की वोटिंग राइट्स को छीन सकते हैं, उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? क्या कंपनी किसी के वोटिंग राइट्स को छीनकर उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है? तो यही बात सेक्शन 106 में बोली है कि अगर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, अगर कंपनी के प्रोवाइड दैट द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी में प्रोवाइड कि अगर किसी मेंबर ने कंपनी का कॉल्स नहीं दिया है या कोई और सम जो पेबल है कंपनी को वो नहीं पे किया है, तो उस केस में वो अपना वोटिंग राइट एक्सरसाइज नहीं करेगा। यानी देयर इज वन रीजन जहां पर कि मेंबर का वोटिंग राइट जा सकता है, वो कौन सा है? अगर उसने कॉल्स टाइम पर पे नहीं करे या एनी अदर सम लीगली पेबल टू दी कंपनी अगर वो पे नहीं किया है, तो उस केस में ऐसा हो सकता है, उस केस में ऐसा हो सकता है। और इन रिगार्ड टू विच द कंपनी हैज एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन, या जिस पे कंपनी ने राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर रखा है जिन शेयर्स पे, उस पे मेंबर वोटिंग राइट नहीं कर सकता। लेकिन इस रीजन के अलावा, इस रीजन के अलावा, और पहली तो आर्टिकल में पावर होनी चाहिए इसके लिए, इस रीजन के अलावा कंपनी किसी भी मेंबर को वोट करने से रोक नहीं सकती, वोट करने से रोक नहीं सकती। यही बात बेटा सेक्शन नंबर 106 में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर्स है तो वोटिंग कौन करेगा? बेटा जिसका नाम रजिस्टर में पहले अपीयर करता है, जिसका नाम रजिस्टर में पहले अपीयर करेगा उसको वोटिंग राइट दिया जाता है, उसको वोटिंग राइट दिया जाता है, उसको वोटिंग राइट। सर नाम किसका पहले लिखा जाएगा? बेटा वो ऑलरेडी हमें ज्वाइंट शेयर होल्डर्स ही बताते हैं कि किसका नाम पहले लिखा जाएगा कंपनी को। तो स्टार्ट करते हैं वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स। तो वोटिंग बाय शो, देखो अगर कंपनी में कोई भी बिजनेस का डिसीजन लेना है तो फर्स्ट इंस्टेंस में हम हमेशा वोटिंग कौन से तरीके से कराएंगे? शो ऑफ हैंड से ही कराई जाएगी, शो ऑफ हैंड से ही कराई जाएगी, ठीक है। लेकिन है ना, ओके सर, और अगर चेयरमैन जो है मिनट्स बुक्स में लिख दे मीटिंग में
कि भैया हाँ शो बाय हैंड्स हुआ था और ये डिसीजन आया था, तो उसको हम कंक्लूसिव एविडेंस मानेंगे कि रेजोल्यूशन पास हो गया। क्योंकि हमें क्या पता कितने लोगों ने हाथ खड़ा था, कितने लोगों ने नहीं करा था, ये आज तो हमें नहीं पता ना, उस दिन हाथ खड़े हुए थे। तो वो कह रहे हैं अगर चेयरमैन ने जो लिख दिया वो कंक्लूसिव एविडेंस है, दैट कैन नॉट बी चैलेंज, दैट कैन नॉट बी चैलेंज। ठीक है, क्या इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर जो है शो ऑफ हैंड्स में जाकर अपना हाथ खड़ा कर सकता है? लॉ कहता है हाँ वो अपना हाथ जाकर खड़ा कर सकता है। उसके बाद आता है बेटा वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस। ये पहले पुराने कंपनीज एक्ट में नहीं हुआ करती थी, बट मेरे बच्चा ये नए कंपनीज एक्ट में आई है। पुराने कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई भी मेथड नहीं था इलेक्ट्रॉनिक मींस, और कोविड के आने के बाद तो बेटा ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मींस में क्या होता है, जिसमें जनरल मीटिंग में क्या करते हैं हम लोग, एक सॉफ्टवेयर दे देते हैं जिसपे आप जाकर वोटिंग कर सकते हो, और इसमें दो टाइप की वोटिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक ई वोटिंग के केस में ना दो टाइप की वोटिंग होती है। एक आप घर से बैठ के वोटिंग कर सकते हो, दैट इज नोन एज रिमोट ई वोटिंग, ठीक है, और एक आप मीटिंग में जाकर भी वोट कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपने रिमोट ई वोटिंग कर दी है, अगर आपने रिमोट ई वोटिंग कर दी है, तो फिर आपको मीटिंग में जाकर वोट दोबारा नहीं डालने दिया और जाएगा उस बिजनेस पे जिसपे आप ऑलरेडी वोटिंग कर चुके हो। ठीक है, तो यहां पर देखो कुछ कंपनियों के लिए ये मैंडेटरी है, कुछ कंपनियों के लिए ये मैंडेटरी है। सारी कंपनियां ई वोटिंग का मेथड नहीं प्रोवाइड करती हैं, कुछ कंपनियों के लिए ये मैंडेटरी है। जैसे अगर आपकी कंपनी के इक्विटी शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, अगर किसी भी कंपनी के इक्विटी शेयर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है तो उसे ये प्रोवाइड करनी पड़ेगी। या अगर किसी कंपनी के 1000 मेंबर्स, मिनिमम 1000 मेंबर्स हैं, तो उस कंपनी को भी मैंडेटरी ये फैसिलिटी जो है अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मेंबर्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। हाउएवर निधि को और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को यह फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। ओके सर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं प्रोसीजर। देखो वैसे तो इतना डिटेल्ड प्रोसीजर आना नहीं चाहिए, बट अगर किस्मत खराब होती है तो फिर भैया कुछ क्या कह सकते हैं, जब किस्मत खराब हो तो कांड से। चलो आइए, क्या प्रोसीजर बोला गया है। सबसे पहले देखो नोटिस ऑफ मीटिंग। नोटिस ऑफ मीटिंग तो हम नॉर्मली भेजते ही भेजते हैं, मेंबर्स को भी भेजते हैं, डायरेक्टर्स को भी भेजते हैं, ऑडिटर को भी भेजते हैं। या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं, स्पीड पोस्ट से भेजते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भेजते हैं, या कुरियर से भेजते हैं। ठीक है, और उस नोटिस को हम कहां पर, कंपनी की वेबसाइट पर प्लेस करेंगे। अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो वहां भी प्लेस करेंगे। नोटिस में क्या बातें लिखनी है ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नोटिस तो हर जगह जाहिर है, नोटिस में बातें क्या लिखनी है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वोटिंग करा रहे हो, सबसे पहले तुम्हें यह लिखना है कि कंपनी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से वोटिंग प्रोवाइड करने की फैसिलिटी दे रही है। दूसरी बात तुम्हें यह लिखनी है, द फैसिलिटी फॉर वोटिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम है या पोलिट पेपर जिससे भी है, वो मीटिंग में भी अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन मीटिंग में आकर सिर्फ वही लोग वोट कर सकते हैं जिन्होंने अपना रिमोट ई वोटिंग, यानी घर बैठ के जिन्होंने वोट नहीं डाला, मीटिंग में आकर वही लोग जो है वोट डाल सकते हैं। और यह बात भी लिखी होगी कि अगर मेंबर चाहें तो रिमोट ई वोटिंग से भी वो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। यानी ये बात आपको तीन बातें नोटिस में लिखनी है। एक कि ई वोटिंग की फैसिलिटी है, दूसरा रिमोट ई वोटिंग घर से बैठ के भी कर सकते हो, तीसरा अगर रिमोट ई वोटिंग नहीं करी तो मीटिंग में आकर भी तुम ई वोटिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, नोटिस में क्या लिखा होगा, पूरी डिटेल्ड प्रोसेस लिखी होगी, पूरी मैनर लिखी होगी जिसमें की वोटिंग होगी। उसमें टाइम शेड्यूल लिखा होगा कि कब से वोटिंग स्टार्ट होगी रिमोट ई वोटिंग में, उसमें लॉगिन आईडी की डिटेल्स दी होंगी, और पूरा प्रोसेस दिया होगा पासवर्ड को जनरेट करके वोट को कास्ट करने का। वो पूरी बातें नोटिस पढ़ोगे तो आपको डिटेल्ड प्रोसीजर उसमें पता चल जाएगा। नोटिस, ये जो नोटिस होता है ये पब्लिक नोटिस होता है, ये एडवर्टाइजमेंट जाएगा टू बी पब्लिश, ये एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ जनरल मीटिंग, एटलीस्ट एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में। ठीक है, ओके, और एक इंग्लिश लैंग्वेज में ये करा जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज में करा जाएगा। और इस मीटिंग के जो ये जो न्यूज़पेपर में छपा रहे हो, इसमें बड़ी सारी बातें लिखी होंगी कि कौन सा बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाला है, रिमोट ई वोटिंग कब स्टार्ट होगी, कौन सी तारीख को स्टार्ट होगी, कितने बजे स्टार्ट होगी, रिमोट ई वोटिंग कौन सी तारीख को खत्म होगी और उस तारीख को कितने बजे खत्म होगी, कट ऑफ डेट क्या है, ये सारी बातें उसमें आपको लिखी होंगी, ये सारी बातें उसमें लिखी होंगी। फिर टाइम फॉर ओपनिंग ऑफ ई वोटिंग, देखो ये जो रिमोट ई वोटिंग है ना, ये शॉल नॉट ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 डेज, यानी मिनिमम 3 डेज के लिए तो आप ओपन कर दोगे। एंड जिस दिन मीटिंग है उससे एक दिन पहले शाम 5 बजे
उस दिन एक दिन पहले शाम 5 बजे ये रिमोट ई वोटिंग का मेथड बंद कर दिया जाएगा। अब 5 बजे के बाद अगर कोई ई वोट डालना चाहता है तो उस केस में फिर उसे मीटिंग में जाना पड़ेगा और वहीं जाकर जो है वोटिंग करनी पड़ेगी, वहीं जाकर जो है वोटिंग करनी पड़ेगी। ऑप्शन फॉर रिमोट ई वोटिंग, ये तो आप बता ही रहे हो भैया कि भैया ड्यूरिंग द पीरियड जब फैसिलिटी ई वोटिंग है वो प्रोवाइड करी जाएगी और मेंबर जो है वो कट ऑफ डेट पे ऑप्ट कर सकते हैं रिमोट ई वोटिंग के लिए और वो अपना वोट डाल सकते हैं। क्योंकि ये एक डिटेल्ड प्रोसीजर है तो यहां पर एक स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे, एक को करेंगे, एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट हो सकते हैं, जो कि चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो सकता है स्क्रूटिनाइजर, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हो सकता है, सीएस इन प्रैक्टिस हो सकता है, या एडवोकेट या कोई और पर्सन जो कि कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में नहीं है लेकिन उनके बोर्ड के ओपिनियन में कि वो भैया ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करेगा, उसे अपॉइंट किया जा सकता है। स्क्रूटिनाइजर का काम क्या होगा भाई, सारी डिटेल सारे प्रोसीजर ठीक हो रहा है कि नहीं वो देखना। रोल ऑफ चेयरमैन क्या होगा, चेयरमैन जो है जनरल मीटिंग का वो रेजोल्यूशंस के डिस्कस पे जो हेल्ड करेगा कि वोटिंग का रिजल्ट क्या है वो सब ये बातें बताएगा। वोटिंग की काउंट स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा, इमीडिएटली जैसे ही मीटिंग काउंट होगी, मीटिंग कंक्लूड होगी, मीटिंग खत्म होगी, वो सबसे पहले काउंट करेगा मीटिंग के वोट, अनलॉक करेगा और रिमोट ई वोटिंग के वोट भी काउंट करेगा और टोटल वोट्स को काउंट करके जितने फेवर में होंगे जितने अगेंस्ट होंगे उसके हिसाब से डिसीजन बता दिया जाएगा कि क्या डिसीजन आया है। ठीक है, एक्सेस टू डिटेल। अब एक और चीज है, स्क्रूटिनाइजर्स को हमें डिटेल देनी पड़ेगी। क्या डिटेल देनी पड़ेगी, ताकि वो ये चेक कर सके कि जिन लोगों ने रिमोट ई वोटिंग से वोट डाला है वो जनरल मीटिंग में आकर वोट तो नहीं डाल गए। तो इसीलिए स्क्रूटिनाइजर के पास एक्सेस होना चाहिए रिमोट ई वोटिंग के बाद और बिफोर द स्टार्ट ऑफ जनरल मीटिंग, ताकि वो ये चेक कर सके कि भैया लोग दोबारा वोट डालने तो नहीं आ गए, लोग दोबारा वोट तो नहीं डालने आ गए। स्क्रूटिनाइजर एक मेंटेन करेगा रजिस्टर, या तो मैनुअल रजिस्टर बनाएगा या इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर बनाएगा, जिसमें वो एसेंट या डिसेंट को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा और इसको सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। ठीक है, और रिजल्ट कहां डिक्लेयर होगा बेटा, वेबसाइट पर डिक्लेयर होगा। ई वोटिंग से जो भी रिजल्ट आएगा, ई वोटिंग से जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो मान लो जनरल वो मान लो मीटिंग के 3 दिन बाद आया, तो हम कौन सी डेट को मानेंगे कि वो रिजल्ट पास हो गया, तो लॉ कहता है सब्जेक्ट टू रिसिप्ट ऑफ रिक्विसाइड नंबर ऑफ वोट, हम रेजोल्यूशन उस दिन मानेंगे जिस दिन वो जनरल मीटिंग हुई थी, उस दिन माना जाएगा, उस दिन माना जाएगा। क्या एक बार अगर रेजोल्यूशन जो है हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए प्रपोज कर दिया तो क्या उसे विड्रॉ कर सकते हैं, द आंसर इज नो, हम उसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट आता है डिमांड फॉर पोल। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, डिमांड फॉर पोल। अगर मैं पोल की बात करता हूं बेटा तो नॉर्मली सबसे पहला जो लॉ बोलता है कि सबसे पहला जो रेजोल्यूशन होना चाहिए पास कराने के लिए, जो मेथड होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, शो बाय हैंड्स होना चाहिए। लेकिन क्या पोल को डिमांड करा जा सकता है, द आंसर इज यस, या तो चेयरमैन खुद से, या अगर स्पेसिफाइड मेंबर्स डिमांड कर दे, मिनिमम स्पेसिफाइड मेंबर्स डिमांड कर दे, तो फिर हम शो बाय हैंड्स को खत्म करके पोल को डिमांड किया जा सकता है। सो मेंबर्स हु कैन बी डिमांड, हु कैन डिमांड फॉर पोल, कितने लोगों को डिमांड करनी है, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है, अगर कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल है, सो बाय द मेंबर प्रेजेंट इन द पर्सन और प्रॉक्सी, या तो मेंबर्स खुद आए हैं या उनका प्रॉक्सी आया है जिनको अलाउड है मीटिंग पे वोट करना, वो नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, या जिनके पास शेयर्स ऑफ मिनिमम 5 लाख रुपए के हैं, तो उस केस में भैया वो लोग रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर अदर कंपनी मतलब जिस कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है, तो उस केस में मेंबर और मेंबर प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी जो है हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर देखी जाएगी। उसमें टोटल वोटिंग पावर देखी जाएगी, उसमें इसमें भी टोटल वोटिंग पावर देखी जा रही है 1/10, इसमें भी टोटल वोटिंग पावर देखी जा रही है, बट इसमें एडिशनल क्या हो गया बेटा, एग्रीगेट सम देख लिया जा रहा है, 5 लाख रुपए का एग्रीगेट सम देख लिया जा रहा है। सर क्या एक बार अगर पोल डिमांड कर लिया तो क्या पोल की डिमांड को वापस कैंसिल करा जा सकता है कि नहीं, शो ऑफ हैंड से ही करा लो, एट एनी टाइम ये चीज करी जा सकती है, एट एनी टाइम ये करी जा सकती है। नॉर्मली जो पोल होता है ना, वो 48 आवर्स में किया जाता है, वो 40 डिमांड के 48 आवर्स में किया जाता है। लेकिन 2 केसेस ऐसे हैं जहां पर कि इमीडिएटली हमें पोल कराना पड़ता है, जहां पर इमीडिएटली होता है, एक अगर मीटिंग को एडजर्न करने का पोल है और दूसरा अगर चेयरमैन को अपॉइंट करने का पोल है। ये 2 पोल्स इमीडिएटली लिए जाते हैं, बाकी के जितने भी पोल्स होते हैं वो विद इन नॉट बीइंग लेटर देन 48 आवर्स फ्रॉम द टाइम व्हेन डिमांड वाज मेड जो है किया जाएगा। वेयर अ पोल इज टू बी टेकन, अगर पोल लेने की डिमांड आ गई है तो जो चेयरमैन है वो क्या अपॉइंट करेगा, एक स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करेगा जो कि पूरी पोल प्रोसेस को ऑब्जर्व करने वाला है। स्क्रूटिनाइजर की क्या क्या ड्यूटी होगी ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें प्रॉपर कंडक्ट, पोलिंग प्रोसेस प्रॉपरली हो रही है ये देखेगा,
पोल के रिकॉर्ड्स के प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा, एक चेयरमैन को रिपोर्ट बनाकर देगा जिसमें लिखा होगा कि कितने वोट्स फेवर में हैं, कितने वोट्स अगेंस्ट में आए हैं, और सेक्शन 109 और रूल 21 का पूरा कंप्लायंस हुआ है, ये इंश्योर करेगा। ये काम बेटा स्क्रूटिनाइजर का होगा, ठीक है। ओके सर। नाउ चेयरमैन क्या देखेगा? भाई ये तो स्क्रूटिनाइजर ने देखा, बट कंपनी का चेयरमैन, मीटिंग का चेयरमैन भी कुछ करेगा या नहीं करेगा? तो मीटिंग का जो चेयरमैन है, सबसे पहले वो स्क्रूटिनाइजर को सारे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स प्रोवाइड करवा देगा, उनके स्पेसिमेन सिग्नेचर। क्यों? क्योंकि पोल पेपर पे सिग्नेचर होगा, तो ये इसी बंदे ने किया या नहीं वो पता होना चाहिए। अटेंडेंस रजिस्टर दे देगा कि कौन लोग आए थे, और रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सीज दे देगा, रजिस्टर ऑफ प्रॉक्सीज दे देगा। नाउ स्क्रूटिनाइजर्स आर प्रोवाइडेड विद ऑल द डॉक्यूमेंट, कंपनी को जितने भी डॉक्यूमेंट्स आएंगे सेक्शन 105, 112 और 113 में, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी स्क्रूटिनाइजर को दिलवा देगा। ये बात चेयरमैन इंश्योर करेगा कि स्क्रूटिनाइजर को मिल गए हैं। और द स्क्रूटिनाइजर शॉल अरेंज फॉर पोलिंग पेपर, चेयरमैन ये इंश्योर करेगा कि स्क्रूटिनाइजर जो है पोलिंग पेपर ले आया है, जो कौन से फॉर्मेट में होते हैं? नॉर्मली MGT 12 में होते हैं, MGT 12 में होते हैं। फिर स्क्रूटिनाइजर क्या करेगा? रिकॉर्ड रखेगा पोलिंग पेपर्स का, जितने भी आए हैं पोल के रिस्पॉन्स में। स्क्रूटिनाइजर लॉक एंड सील, एक खाली पोलिंग बूथ को सबके सामने, मेंबर्स और प्रॉक्सीज के सामने दिखा करके ये खाली है, उस पर ताला लगा देगा, और शॉल ओपन, और जब वो बाद में ओपन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ 2 पर्सन एज विटनेस, जब वोटिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो खोलने के लिए भी वहां पर कम से कम 2 विटनेस होने चाहिए जिनके सामने वो खोलेगा, नहीं तो हो सकता है वो पोलिंग पेपर में जो है छेड़खानी कर दे। नेक्स्ट, अगर कोई एम्बिग्यूटी होगी कि प्रॉक्सी वैलिड है या इनवैलिड है, तो ये डिसीजन वो किसके कंसल्टेशन में लेगा? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग की कंसल्टेशन में लेगा। और अगर मेंबर्स ने खुद इन पर्सन वोट कर दिया पोलिंग प्रोसेस पे, तो फिर जो प्रॉक्सी का वोट था वो क्या कर दिया जाएगा? डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा, डिसरिगार्ड किया जाएगा। द स्क्रूटिनाइजर शॉल काउंट दी वोट्स, जितने भी पोल पे आए उन टोटल वोट्स को काउंट करेगा, एक रिपोर्ट बनाएगा जो चेयरमैन की रिपोर्ट होगी, और स्क्रूटिनाइजर इस रिपोर्ट को क्या करेगा? इसमें लिखेगा कितने टोटल वोट आए थे, उसमें से वैलिड वोट कितने थे, उसमें से इनवैलिड वोट कितने थे, वैलिड में से फेवर में कितने थे और अगेंस्ट में कितने थे, और इस रिपोर्ट को वो सबमिट कर देगा चेयरमैन के पास, और चेयरमैन इसे क्या करेगा? काउंटर साइन करेगा, और फिर चेयरमैन उस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद पोल पे जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको डिक्लेयर कर देगा। या तो वो खुद डिक्लेयर कर सकता है, या अगर चेयरमैन राइटिंग में किसी पर्सन को अपॉइंट करेगा तो वो रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। अच्छा, जो ये जो स्क्रूटिनाइजर है जो सबमिट कर रहा है रिपोर्ट, वो कौन से फॉर्म में करेगा? MGT 13 में करेगा, MGT 13 में करेगा। नेक्स्ट आता है बच्चों पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट जो होता है वो 2 केसेस में, एक केस में मैंडेटरी होगा और एक केस में ऑप्शनल होगा। कौन सा? नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इज दिस एक्ट। कंपनी एक्ट 2013 में क्या लिखा है भूल जाओ उसे। अगर पोस्टल बैलेट में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी बोला गया है तो पोस्टल बैलेट का ही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, पोस्टल बैलेट का ही प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। तो इसमें क्या बोला है देखो, शॉल और मे। मैंडेटरी किसने है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन देकर कुछ बिजनेसेस को यह बोल दिया कि ये पोस्टल बैलेट से ही होने हैं, फिर कंपनी के पास ऑप्शन नहीं है। कंपनी उन डिसीजंस को पोस्टल बैलेट से ही करवाएगी। कंपनी उन डिसीजंस को पोस्टल बैलेट से ही करवाएगी, ठीक है। कंपनी उन डिसीजन को किससे करवाएगी? पोस्टल बैलेट से ही करवाएगी। ऐसे कौन से डिसीजन है? यहां नीचे दिए हुए हैं बेटा, यहां नीचे दिए हुए हैं। क्या डिसीजन है एक बारी देख लेते हैं। ये डिसीजन जो है कंपनी को वो पोस्टल बैलेट से ही करवाने हैं। कौन कौन से? अगर कंपनी अल्टरेशन कर रही है ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम, अगर कंपनी जो है अल्टर कर रही है ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम, अगर कंपनी अल्टर कर रही है आर्टिकल ऑफ द एसोसिएशन इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी बनने के लिए, या अगर कंपनी चेंज कर रही है प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड द लोकल लिमिट्स ऑफ एनी सिटी टाउन और विलेज, अगर कंपनी सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 में बाहर जा रही है उस केस में, चेंज इन ऑब्जेक्ट्स फॉर विच कंपनी हैज रेज्ड मनी, अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस, अगर कंपनी ने प्रोस्पेक्टस के थ्रू कोई पैसा उठाया था और अब वो अपना चेंज करना चाहती है, क्या चेंज करना चाहती है? ऑब्जेक्ट चेंज करना चाहती है, ठीक है, तो उस केस में भी पोस्टल बैलेट लगेगा। अगर कंपनी डिफरेंशियल राइट्स वाले शेयर्स यानी DVR इशू करना चाहती है, अगेन पोस्टल बैलेट लगेगा। अगर कंपनी शेयर होल्डर्स के राइट्स को चेंज करना चाहती है अंडर सेक्शन 48, उस केस में भी, अगर कंपनी बायबैक ऑफ शेयर करना चाहती है, अगर कंपनी डायरेक्टर का इलेक्शन करना चाहती है अंडर सेक्शन 151, या अगर अपनी किसी अंडरटेकिंग का
पूरी अंडरटेकिंग, पूरा बिजनेस ही बेच देना चाहती है, या उसका सब्सटेंशियल पार्ट बेच देना चाहती है, या अगर कंपनी जो है लोन वगैरह देना चाहती है सेक्शन 186 के एक्सटेंशन में, तो इन सारे केसेस में बेटा आपको ये लर्न करने पड़ेंगे। सारे केसेस में कंपनी को क्या करना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है। उस सेक्शन में भले ही ना लिखा हो पोस्टल बैलेट मैंडेटरी है, बट यहां पर क्योंकि पोस्टल बैलेट मैंडेटरी बोल दिया और ये सेक्शन में क्लियरली लिखा है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, मतलब ये पूरे एक्ट को ओवरराइड कर जाएगा, तो इन केसेस को पोस्टल बैलेट के थ्रू ही किया जाएगा। ये तो मैंडेटरी वाले हो गए। फिर आते हैं ऑप्शनल वाले। अगर कंपनी खुद से चाहे तो अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, एक तो ऑर्डिनरी बिजनेस को वो पोस्टल बैलेट से नहीं कर सकती, और एक ऐसे मैटर्स को वो पोस्टल बैलेट में नहीं कर सकती जिसपे डायरेक्टर या ऑडिटर के पास राइट टू बी हर्ड है। इनको छोड़ के वो बाकी सारे मैटर्स को क्या कर सकती है, वो पोस्टल बैलेट के लिए डिसाइड कर सकती है, वो पोस्टल बैलेट के लिए डिसाइड कर सकती है। ये कंपनी के पास पावर है, इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्टिंग एट दी जनरल मीटिंग। यानी जनरल मीटिंग ना करवा के अगर कंपनी सिर्फ पोस्टल बैलेट का फायदा क्या होता है बेटा, पोस्टल बैलेट का फायदा ये होता है कि उससे पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है, बट हां एक तरफ पोस्टल बैलेट से कॉस्ट भी हमारी जो है बढ़ जाती है, कॉस्ट भी हमारी जो है बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट है मैनर इन विच पोस्टल बैलेट शॉल बी कंडक्ट। अगर पोस्टल बैलेट कंपनी को कंडक्ट कराना है तो क्या करना हो, देखो वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड और डिसाइड टू पास एनी। अगर कंपनी को लॉ की तरफ से बोला गया है पोस्टल बैलेट करने के लिए, या कंपनी ने खुद डिसाइड करा है कि वो पोस्टल बैलेट करना है, तो पहले तो वो नोटिस भेजेगी सारे शेयर होल्डर्स को अलॉन्ग विद द ड्राफ्ट रेजोल्यूशन विद द रीजंस कि वो क्यों करना चाहती है, और उस पर रिक्वेस्ट करेगी कि तुम अपनी एसेंट या डिसेंट राइटिंग में देकर पोस्टल बैलेट पे दे दो, क्योंकि एसेंट या डिसेंट दे दोगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। पोस्टल बैलेट मींस वोटिंग बाय पोस्ट। पोस्टल बैलेट का मतलब होता है पोस्ट से वोटिंग करना या इलेक्ट्रॉनिक मींस से वोटिंग करना विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डिस्पैच ऑफ द नोटिस। 30 दिन के अंदर तुम्हें कर देना है। नोटिस जो कंपनी भेजेगी वो किससे भेजेगी, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेगी, स्पीड पोस्ट से भेजेगी, इलेक्ट्रॉनिक मींस लाइक रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से भी भेज सकती है, या कुरियर सर्विस से भी भेज सकती है। ठीक है, एक एडवर्टाइजमेंट भी है जो पब्लिश होगा, मैंडेटरी है, एटलीस्ट वन, एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में वर्नाकुलर लैंग्वेज के, ठीक है, प्रिंसिपल वर्नाकुलर लैंग्वेज में जहां पे कंपनी का रजिस्टर, और एक इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश न्यूज़पेपर में होगा, जिसमें ये सारी बातें लिखी होंगी, जिसमें ये सारी बातें पोस्टल बैलेट से रिलेटेड लिखी होंगी। क्या ये नोटिस पोस्टल बैलेट का मेंबर्स को चला गया, हाँ चला गया। क्या ये न्यूज़पेपर में छप गया, छप गया। क्या अभी भी कुछ बाकी है, हाँ बाकी है। वेबसाइट पर भी तो डालना, तो इमीडिएटली जब तुमने मेंबर्स को भेजा था तो एकदम से वेबसाइट पर भी इस नोटिस को अपलोड कर देना, वेबसाइट को भी अपलोड कर देना। यहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक स्क्रूटिनाइजर को अपॉइंट करेगा, जबकि हमने ई वोटिंग में देखा था वहां लिखा था वन और मोर, जबकि पोस्टल बैलेट में कह रहे हैं एक स्क्रूटिनाइजर से जो है काम चल जाएगा, और वो ऐसा होना चाहिए जो कंपनी की एम्प्लॉयमेंट में नहीं होना चाहिए, एंड इन द ओपिनियन ऑफ द बोर्ड वो ट्रांसपेरेंट मैनर पे इसे कराएगा, वो ट्रांसपेरेंट। वहां पे जो हमने देखा था वहां पे सी इन प्रैक्टिस, सी एस इन प्रैक्टिस, एडवोकेट, ये सब भी लिखे हुए थे, बट यहां पर सिंपल लिख दिया कि बोर्ड बस तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, बाकी तुम कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, बाकी तुम्हें लग रहा है कि ये बंदा कर सकता है तो इसे स्क्रूटिनाइजर अपॉइंट कर लो। स्क्रूटिनाइजर जो है विलिंग होना चाहिए अपॉइंट होने के लिए, और अवेलेबल होना चाहिए रिक्विजिट मेजॉरिटी चेक करने के लिए। पोस्टल बैलेट जितने भी शेयर होल्डर से वापस आएंगे, क्योंकि शेयर होल्डर्स अपने वोट भर के वापस से पोस्ट में भेज देंगे, शॉल बी कैप्ट इन दी सेफ कस्टडी, वो स्क्रूटिनाइजर की सेफ कस्टडी में रखे जाएंगे जितने भी पोस्टल बैलेट्स आएंगे। एंड आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ एसेंट या डिसेंट ऑफ द शेयर होल्डर इन राइटिंग ऑन अ पोस्टल बैलेट, नो पर्सन शॉल डिफेस और डिस्ट्रॉय दी बैलेट पेपर और आइडेंटिटी ऑफ द शेयर होल्डर। यानी उस पे जो पोस्टल बैलेट्स आए हैं उनको ना ही डिफेस कर सकते हैं, ना ही फाड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये बात स्क्रूटिनाइजर इंश्योर करेगा अपनी कस्टडी में रख के। स्क्रूटिनाइजर फिर एक रिपोर्ट बनाएगा एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पोस्टल बैलेट, यानी जिस दिन पोस्टल बैलेट की कट ऑफ डेट थी उस दिन के खत्म होते ही वो अपनी रिपोर्ट बनाना स्टार्ट कर देगा, और रिपोर्ट बना के मैक्सिमम 7 दिन के अंदर वो रिपोर्ट बना देगा। और रिपोर्ट बना के वो क्या करेगा, शॉल मेंटेन अ रजिस्टर, या तो वो मैनुअल रजिस्टर बनाएगा या इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर बनाएगा। क्यों बना रहा है, क्योंकि वो उस पर लिखेगा कितने लोगों ने कंफर्मेशन दी और कितने लोगों ने मना किया, मेंशनिंग उनका नाम, एड्रेस, फोलियो नंबर वगैरह ये सब मेंशन करके। और पोस्टल बैलेट और जितने भी पेपर होंगे ना जो कि आए होंगे वो सेफ कस्टडी में रहेंगे, कब तक, टिल द चेयरमैन को, जब तक वो साइन नहीं कर देता। क्या साइन नहीं कर देता, मिनट्स ऑफ मीटिंग साइन नहीं कर देता, या मिनट्स ऑफ पोस्टल बैलेट साइन नहीं कर देता है। द एसेंट और डिसेंट जितनी भी रिसीव्ड हुई 30 दिन के बाद, क्योंकि 30 दिन तक का टाइम था, अगर 30 दिन के बाद कोई भी पोस्टल बैलेट पेपर आता है जिसपे एसेंट या डिसेंट होती है, ठीक है, शॉल बी ट्रीटेड, हम ऐसा मानेंगे कि उस मेंबर से रिप्लाई नहीं आया। यानी आपको जितने भी रिप्लाई पहुंचाने हैं वो 30 दिन के अंदर आ जाने चाहिए पोस्टल बैलेट सारे। अगर 30 दिन के बाद आ रहे हैं तो हम ऐसा मानेंगे कि आपने हमारा पोस्टल बैलेट का रिप्लाई किया ही नहीं है। द रिजल्ट शॉल बी डिक्लेयर्ड बाय प्लेसिंग इट
along with the scrutinizer reports on the website of the company। जो भी फाइनल रिजल्ट होगा स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ उसे कंपनी की वेबसाइट पर क्या किया जाएगा, अपलोड किया जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक मींस के बारे में जो आपने पढ़ा है वो मुतातिस जो है वो इसमें भी फॉलो होगा। अगर कंपनी पोस्टल बैलेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग्स के थ्रू करा रखी है, इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू करा रही है तो। चलिए ओके सर, नेक्स्ट आता है सर्कुलेशंस ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। देखो नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई भी जनरल मीटिंग होती है, नॉर्मली मेरे बच्चा अगर कोई भी जनरल मीटिंग होती है तो उसका जो एजेंडा है कि उसमें कौन कौन से बिजनेस ट्रांजैक्ट होने वाले हैं उसकी पावर डिसाइड करने की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है। सो बोर्ड एंजॉयज द पावर इन सेटिंग द एजेंडा ऑफ द जनरल मीटिंग्स। लेकिन इस सेक्शन के अंदर हमने मेंबर को भी राइट दे दिया कि अगर वो चाहता है कि किसी रेजोल्यूशन को जनरल मीटिंग में कंसीडर किया जाए तो वो ये बात कंपनी को बता सकता है कि भाई तुमने ये वाले, मैं चाहता हूं इस डिसीजन को भी लिया जाए, तो वो ये बात बता सकता है। यही पावर सेक्शन 111 में दी हुई है। लेकिन ध्यान रखना, अगर वैलिड रिक्वेजिशन, पहले तो वो राइटिंग में होनी चाहिए, रिक्वेजिशन राइटिंग में आनी चाहिए कंपनी के पास और वो साइंड होनी चाहिए। अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो सच नंबर ऑफ मेंबर से साइन होनी चाहिए जो कम से कम 1/10 ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल को होल्ड करते हैं, या है ना। और अगर कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो कम से कम 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर को अगर वो कैरी करते हैं। इन लोगों की राइटिंग में रिक्वेजिशन आनी चाहिए कि हम चाहते हैं कि इस मीटिंग में इस रेजोल्यूशन के बारे में भी डिसीजन लिया जाए। ठीक है, 2 or more copies of the requisition may contain signature of all the requisitionist, और उस पर सारे रिक्वेजिशनिस्ट के साइन हो जाएंगे। इट मस्ट बी डिपॉजिटेड, ये कहां पर शेयर होल्डर्स डिपॉजिट कराएंगे बेटा, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर डिपॉजिट कराएंगे। कितना, मिनिमम 6 वीक, नॉट लेस देन 6 वीक। अगर हम एक नया रेजोल्यूशन करना चाहते हैं, नोटिस ऑफ अ रेजोल्यूशन, अगर हम पुराने रेजोल्यूशन में कोई पॉइंट्स को चेंज करना चाहते हैं तो उस केस में 6 वीक्स नहीं 2 वीक से काम हो जाएगा। बट अगर कंपनी ने एजीएम को 6 महीने के 6 वीक के अंदर ही बुला लिया तो फिर ये 6 वीक की आपको जो है टाइम पीरियड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आता है नोटिस टू मेंबर्स दिया जाएगा। अ कंपनी शॉल ऑन रिक्वेजिशन इन राइटिंग ऑफ सच नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड इन सेक्शन 100। जब हम कॉलिंग ऑफ एजीएम में सेक्शन 100 पढ़ेंगे आगे जाके तो वो नोटिस देगी मेंबर्स को कि कोई भी रेजोल्यूशन जो प्रॉपरली मूव्ड हुआ है या होने वाला है, इस बात का नोटिस दे दिया जाएगा, इस बात का नोटिस दे दिया जाएगा। जितना भी खर्चा आएगा, एन ऑर्डर में ऑल्सो डायरेक्ट द कॉस्ट इंकर्ड बाय द कंपनी शॉल बी पेड टू द कंपनी बाय द रिक्वेजिनिस्ट। यानी रिक्वेजिनिस्ट जो है वो पूरा खर्चा क्या करेंगे, कंपनी को दे देंगे अगर ऑर्डर में लिखा होगा तो। ये वाला पॉइंट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया बेटा। गवर्नर और प्रेसिडेंट अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव करते हैं तो वो अपॉइंट कर सकते हैं, वो अपॉइंट कर सकते हैं किसी ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव को और उसे कोरम के लिए काउंट किया जाता है। यही बात यहां लिखी है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नर ऑफ स्टेट इफ ही इज अ मेंबर ऑफ अ कंपनी मे अपॉइंट सच पर्सन, जो उसको ठीक लगेगा अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेगा। एंड सच अदर पर्सन शॉल बी इंटाइटल, उसके पास वो सेम राइट्स और पावर्स होंगे इंक्लूडिंग द राइट टू वोट टू प्रॉक्सी एंड पोस्टल बैलेट। सारे राइट्स होंगे जो उस प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास होंगे। और सेम बेटा कंपनीज भी जो हैं वो भी ये कर सकती है, कंपनीज भी जो है रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट कर सकती है। नेक्स्ट आता है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन की बात करूं तो बेटा सेक्शन 114 रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब आपने नोटिस जनरल मीटिंग का ड्यूली टाइम पर दिया होना चाहिए और वोट फेवर्स मोर देन होने चाहिए वोट अगेंस्ट में। अगर वोट टाई ब्रेकर हो जाते हैं और चेयरमैन के पास कास्टिंग वोट का राइट है तो वो कास्टिंग वोट डालकर उसे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में करवा सकता है। नेक्स्ट आता है स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में भी यही बात है कि नोटिस जो है वो टाइम पर जाना चाहिए, ड्यूली सेंड होना चाहिए। उसके बाद नोटिस तो ड्यूली सेंड कर दिया आपने, नोटिस तो ड्यूली सेंड कर दिया, साथ में नोटिस में मेंशन होना चाहिए कि इस बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा, इस बिजनेस के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। और अगर वोट जो है, अगर वोट फेवर में या तो इक्वल है या ज्यादा है, 3 टाइम्स ऑफ वोट ऑफ अगेंस्ट के, तो हम मान लेंगे कि स्पेशल रेजोल्यूशन क्या हो गया है, पास हो गया है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, पास हो चुका है। नेक्स्ट है कुछ रेजोल्यूशंस को स्पेशल नोटिस की जरूरत होती है। ये टॉपिक हमने ऑलरेडी ऑडिटर्स के चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है, कौन कौन से केसेस है। बट तुम्हें ये याद कर लो कि अगर एक्ट में बोला गया है कि इस वाले केस में स्पेशल नोटिस जरूरत होगा, या अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है तो उस केस में देखो, एक्ट में तो 4 केसेस बताए, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। इन 4 केसेस में क्या चाहिए होता है, स्पेशल नोटिस चाहिए होता है। पहला कौन सा,
रेजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए रेजोल्यूशन। लेकिन आप किसको अपॉइंट कर रहे हो? अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। आप किसको अपॉइंट कर रहे हो? अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर को अपॉइंट कर रहे हो, तो उस केस में स्पेशल नोटिस लगेगा, रेजोल्यूशन एट एन एजीएम टू प्रोवाइड दैट अ रिटायरिंग ऑडिटर शॉल नॉट बी रीअपॉइंटेड। क्या ये रेजोल्यूशन हो रहा है एजीएम पे कि भैया रिटायरिंग ऑडिटर जो रिटायर हो रहा है इसे रीअपॉइंट नहीं करना, बाकी किसी भी करो इसे रीअपॉइंट नहीं करना। तीसरा, किसी डायरेक्टर को उसका पीरियड कंप्लीट होने से रिमूव होने के लिए। और चौथा, टू अपॉइंट अनदर डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ द रिमूव डायरेक्टर। रिमूव डायरेक्टर को हटा के कोई नए डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए ये लगेगा। पूरा प्रोसीजर हमने ऑडिट चैप्टर में जो है कवर करा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं एडजर्न मीटिंग। मान लो एक मीटिंग थी जो 14 जुलाई को हो रही थी और उसके बाद वो एडजर्न हो गई वो 21 जुलाई को, और 21 जुलाई को यहां पर रेजोल्यूशन पास हुआ। 21 जुलाई को यहां पर रेजोल्यूशन पास हुआ, तो हम कौन सी डेट को मानेंगे कि रेजोल्यूशन पास हुआ? 14 जुलाई ओरिजिनल मीटिंग वाली डेट, या 21 जुलाई जिस दिन वो एडजर्न मीटिंग में पास हुआ? तो लॉ में 116 में क्लियरली बोला है, अगर कोई रेजोल्यूशन एडजर्न मीटिंग में पास होता है तो हम ये मानेंगे कि वो रेजोल्यूशन किस दिन पास हुआ? जिस दिन वो एक्चुअली पास हुआ, ना कि उससे अर्लियर डेट पे, ना कि उससे अर्लियर डेट पे। नेक्स्ट आता है रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड। रेजोल्यूशंस एंड एग्रीमेंट टू बी फाइल्ड, ये सिंपल सी बात बोलता है कि कंपनी को आरओसी के साथ एमजीटी 14 में कुछ चीजें जो है आरओसी के साथ फाइल करनी पड़ती है, जैसे कि स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर कंपनी में कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, जाकर आरओसी को बता देना। अगर रेजोल्यूशन जिसमें कि सारे मेंबर्स ने 100% ओके बोल दिया, वैसे तो हमें चाहिए था स्पेशल रेजोल्यूशन बट सारे मेंबर्स ने ओके बोल दिया, वो भी फाइल कर देना। एनी रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी या एग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द कंपनी, अगर अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या रिन्यूअल, मैनेजिंग डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, वो भी आप दे दोगे। वो रेजोल्यूशन भी आप किसको दे दोगे भैया? आरओसी को दे दोगे, ठीक है। अगर रेजोल्यूशन कंपनी को वॉलंटरी वाइंडिंग अप का हुआ है आईबीसी में, वो भी आरओसी के पास जाएगा। अगर कोई रेजोल्यूशन सेक्शन 179 में हुआ है, वो भी जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें आरओसी के साथ फाइल करनी पड़ेगी। दैट अ कॉपी ऑफ एवरी रेजोल्यूशन और एनी एग्रीमेंट जो कि हमने सबसेक्शन 3 में बताए हैं विद एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है वो किसको भेजे जाएंगे? शॉल बी फाइल्ड विद द आरओसी। कितने दिन में? 30 दिन में। रेजोल्यूशन के पास होने में 30 दिन में, या उस एग्रीमेंट के बनने के 30 दिन के अंदर जो है फाइल किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है बेटा मिनट्स ऑफ मीटिंग। क्या कंपनी को मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाने पड़ते हैं? द आंसर इज यस। अगर कंपनी कोई भी जनरल मीटिंग करती है, या किसी क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स की मीटिंग करती है, या क्रेडिटर्स की मीटिंग करती है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करती है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की किसी कमेटी की मीटिंग करती है, तो 30 दिन के अंदर, उस मीटिंग के कंक्लूड होने के 30 दिन के अंदर, या पोस्टल बैलेट के कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर क्या बनाने पड़ेंगे? हमें कंपनी को बनाने पड़ेंगे मिनट्स ऑफ मीटिंग। और ये जो मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं ना, ये कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड होंगे, कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड रखे जाएंगे। और इस मिनट्स ऑफ मीटिंग में क्या होगा? करेक्ट एंड ट्रू एंड फेयर, करेक्ट एंड फेयर एंड करेक्ट समरी होगी। किस चीज की? मिनट्स की प्रोसीडिंग्स की, मिनट्स की प्रोसीडिंग्स की। कोई भी अपॉइंटमेंट अगर मीटिंग में होगी तो वो बात भी मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखी जाएगी, वो बात भी मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखी जाएगी। बोर्ड मीटिंग या बोर्ड कमेटी की मीटिंग में कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखी जाएंगी। एक, नेम ऑफ द डायरेक्टर्स जो मीटिंग में आए थे। दूसरा, जो हर रेजोल्यूशन पे, मीटिंग में जितने भी रेजोल्यूशन पास होंगे उसमें उन डायरेक्टर्स का नाम जिन्होंने रेजोल्यूशन को डिसेंट दिया था, यानी उन्होंने से करने से मना किया था, उनका नाम मिनट्स ऑफ मीटिंग में लिखा जाएगा। एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर शॉल नॉट बी इंक्लूडेड इन द मिनट्स ऑफ मीटिंग। अगर मीटिंग के चेयरमैन को लगता है कि कोई भी मैटर जो कि या तो डिफेमेटरी है किसी पर्सन के लिए, या इररेलेवेंट है प्रोसीडिंग से रिलेटेड, या डेट्रीमेंटल है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए, तो वो एब्सोल्यूट डिस्क्रिप्शन है चेयरमैन को, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो उस मैटर्स को मिनट्स ऑफ मीटिंग से हटा सकता है। मिनट्स जो है ना वो क्यों बनाए जाते हैं? बिकॉज वो एविडेंस की तरह प्रूव होते हैं, एविडेंस की तरह एक्सेप्ट किए जाते हैं किसी भी प्रोसीडिंग में कि हाँ सच में मीटिंग हुई थी, ये बात का वो एविडेंस है। जो मिनट्स हैं अंटिल द कॉन्ट्रारी प्रूफ, जब तक कि कॉन्ट्रारी प्रूव नहीं होता, यानी हम कोई और एविडेंस नहीं लाते, तो हम ये मानते हैं कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में जो भी बातें लिखी हैं वो सच में वहां पर मीटिंग में एक्चुअली में हैपन हुई थी, एक्चुअली में हैपन हुई थी।
ठीक है, ओके सर। जब भी कंपनी मिनट्स ऑफ मीटिंग बनाएगी तो कंपनी को क्या फॉलो करने पड़ेंगे, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। जनरल मीटिंग के अलग करने पड़ेंगे, बोर्ड मीटिंग के लिए बोर्ड मीटिंग के करने पड़ेंगे। ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड कौन देता है, आईसीएसआई देता है, जिसको अप्रूव किसने किया होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया होता है। अगर कंपनी जो है कॉन्ट्रावेन कर देती है, इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन ऑफ एनी मीटिंग, तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 25,000 रुपए की, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी लग जाएगी 5,000 रुपए की। इफ अ पर्सन इज फाउंड गिल्टी, अगर हमें पता चला कि उसने मिनट्स ऑफ मीटिंग से छेड़छाड़ करी है, टेम्पर करा है, ही शॉल बी पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 years, 2 साल तक की जेल हो सकती है, एंड विद फाइन विच शॉल नॉट बी लेस देन 25,000 बट विच मे एक्सटेंड टू 1,00,000 रुपए। ओके सर। नेक्स्ट आता है डिस्टिंक्ट मिनट बुक बनेगी, अलग अलग मिनट बुक बनेगी हर टाइप की मीटिंग की, जनरल मीटिंग्स की अलग, क्रेडिटर्स की मीटिंग की अलग, बोर्ड मीटिंग्स की अलग, और बोर्ड की कमेटी की मीटिंग की अलग बनाई जाएगी। मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग जो होगा वो 30 दिन के अंदर, मीटिंग कंक्लूड होने के 30 दिन के अंदर उसमें लिख दिया जाएगा। अगर कोई रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट में से पास कराया गया है तो हम जानते हैं पोस्टल बैलेट के केस में मीटिंग नहीं बुलाई जाती, बट फिर भी पोस्टल बैलेट की जो ब्रीफ रिपोर्ट है और जो उसमें रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसका जो रिजल्ट आया है और जो स्क्रूटिनाइजर की समरी है, वो जनरल मिनट की मीटिंग बुक में लिख दी जाएगी, मिनट्स बुक में लिख दी जाएगी। एंड एवरी सच बुक शॉल बी इनिशियल्ड, हर पेज पे, मिनट बुक के हर पेज पे क्या होंगे, इनिशियल होंगे, और लास्ट पेज पे क्या होगा, साइन होगा। लास्ट पेज पे क्या साइन होगा सर, किसका साइन होगा ये डिपेंड करेगा। देखो, अगर बोर्ड मीटिंग है, बोर्ड मीटिंग है, ठीक है, या बोर्ड की कमेटी की मीटिंग है, तो उस मीटिंग का चेयरमैन करेगा या नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन करेगा। लेकिन अगर जनरल मीटिंग हुई है, अगर जनरल मीटिंग हुई है तो उस मीटिंग का चेयरमैन करेगा कितने दिन में, 30 दिन के अंदर साइन कर देगा। लेकिन अगर उसकी डेथ हो गई है या किसी वजह से वो चेयरमैन साइन नहीं कर जा पा रहा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिस डायरेक्टर को ड्यूली ऑथराइज करेंगे वो साइन करेगा। और अगर पोस्टल बैलेट में कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है तो वहां पर मीटिंग तो हुई नहीं है, तो बोर्ड का चेयरमैन जो है विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज, पास होने के 30 डेज में, या अगर चेयरमैन ऑफ बोर्ड नहीं है या उसकी डेथ या इनेबिलिटी होगी, तो को डायरेक्टर जिसको बोर्ड ने ऑथराइज किया है वो जो है इनिशियल और साइन करेंगे। ठीक है। मिनट्स बुक को जनरल मीटिंग पे कहां रखा जाएगा, रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखा जाएगा। कितने सालों तक प्रिजर्व करके रखा जाएगा, परमानेंटली प्रिजर्व करके रखा जाएगा। और मिनट बुक जो होगी बोर्ड एंड कमेटी मीटिंग की, वो भी परमानेंटली प्रिजर्व करी जाएंगी, और किसकी कस्टडी में रखी जाएगी, कंपनी की, कंपनी सेक्रेटरी की रजिस्टर में रखी जाएंगी। ओके सर। यहां पे ध्यान देखना, जनरल मीटिंग जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखी जाती है, जबकि बोर्ड मीटिंग की जो मिनट्स होते हैं वो आप चाहो तो रजिस्टर्ड ऑफिस पर रख लो, चाहो तो ऐसे प्लेस पे भी रख लो जहां जो है बोर्ड जो है डिसाइड करेगा, जहां जो है बोर्ड जो है डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, क्या मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट किया जा सकता है? बेटा मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट करने की बात हो रही है तो सेक्शन 119 देखना सिर्फ कौन सी मिनट्स मीटिंग की बात कर रहा है, जनरल मीटिंग के मिनट्स को इंस्पेक्ट करने की बात कर रहा है। तो यहां पर द बुक कंटेनिंग द मिनट्स ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ जनरल मीटिंग कहां रखी जाएगी, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखी जाएगी। और वो इंस्पेक्शन हो सकती है बिजनेस आवर्स में, कौन इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई भी मेंबर कर सकता है, विदाउट चार्ज कर सकता है, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग सकती है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मतलब बिजनेस डे में आप आके इंस्पेक्ट तो कर सकते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह सकते हैं कि भाई 2 घंटे अलाउड है, 3 घंटे अलाउड है, ऐसा वो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर वो कॉपी मांगना चाहे तो कॉपी भी मांग सकता है, वो या तो खुद जाकर चेक कर लेगा या अगर वो चाहे तो कॉपी भी मंगवा सकता है। एनी मेंबर शॉल बी इंटाइटल टू बी फर्निश, यानी कंपनी की ड्यूटी है कि वो मेंबर को मिनट्स की कॉपी दे दे विदिन 7 वर्किंग डेज आफ्टर ही हैज मेड द रिक्वेस्ट इन बिहाफ टू द कंपनी। अगर उसने पैसा पे करके कंपनी से रिक्वेस्ट कर लिया तो कंपनी की ड्यूटी है कि वो उसको कॉपी भेज दे, किसकी, मिनट्स की कॉपी भेज दे। नेक्स्ट आ गया, अगर हमने रिक्वेस्ट भेजी थी और हमें रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया इंस्पेक्शन करने से, अलाउ नहीं करा इंस्पेक्शन करने के लिए, तो ट्राइब्यूनल जो है विदाउट प्रेजुडिस टू एनी एक्शन बीइंग टेकन अंडर सबसेक्शन 3, जो पेनल्टी लगेगी वो तो लगेगी, लेकिन वो ऑर्डर से क्या बोल सकता है, इमीडिएट इंस्पेक्शन बोल सकता है मिनट बुक का, कि इनकी मिनट बुक का इमीडिएट इंस्पेक्शन होना चाहिए। या वो ऑर्डर दे सकता है ट्राइब्यूनल को कि तुम क्या करो, कॉपी फटाफट उस पर्सन को भेज दो, उस मेंबर को भेज दो जिसने मांगी थी। और अगर कंपनी जो है मेंबर को मना कर देती है कॉपी देने से, टाइम पर नहीं देती है, इंस्पेक्शन मना कर देती है, तो उस केस में कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग जाती है 25,000 रुपए की, और ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर पेनल्टी लग जाती है 5,000 रुपए फॉर ईच सच रिफ्यूजल और डिफॉल्ट, 5,000 रुपए फॉर ईच सच रिफ्यूजल और डिफॉल्ट। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकती है? क्या कंपनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इन मिनट्स, इन रजिस्टर्ड, इन डॉक्यूमेंट्स को रख सकती है? द आंसर इज यस। अगर कंपनी चाहे तो वो रख सकती है, अगर कंपनी चाहे तो वो रख सकती है। मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। ऐसी या तो अगर आप लिस्टेड कंपनी हो या जिस कंपनी के 1000 शेयर होल्डर, 1000 डिबेंचर होल्डर हैं, तो वो चाहे, मैंडेटरी नहीं, पहले मैंडेटरी होता था बट अब ऑप्शनल है, मेंटेन इट्स रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली कर सकती है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है, मैनेजिंग डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी या अदर डायरेक्टर या अदर ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द मेंटेनेंस और सिक्योरिटी ऑफ द बोर्ड रिकॉर्ड, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द बोर्ड। ओके सर, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग, अब हम बातें करेंगे एनुअल जनरल मीटिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की। अगर मैं एनुअल जनरल मीटिंग की बात करूं तो बेटा यहां पर एजीएम के दो प्रोविजन है, एक फर्स्ट एजीएम से रिलेटेड है और एक सब्सिक्वेंट एजीएम से रिलेटेड है। एक फर्स्ट एजीएम से रिलेटेड है। फर्स्ट एजीएम क्या होनी चाहिए? फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर होनी चाहिए और इसमें कोई भी एक्सटेंशन टाइम पीरियड का नहीं मिलता, यानी 31 दिसंबर के हो जानी चाहिए। 31 मार्च को आपका टाइम पीरियड खत्म होगा, 9 महीने और मिले तो 31 दिसंबर तक खत्म होनी चाहिए। आरओसी के पास जाओगे तो टाइम भैया और एक्सटेंशन नहीं होगी, ये याद रखना एमसीक्यू के पर्पस के लिए। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सब्सिक्वेंट एजीएम की, तो आपको 3 कंडीशन चेक करनी है। पहली कंडीशन है हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है हर एजीएम के बीच, ठीक है, हर एजीएम के बीच कम से कम 15 महीने का गैप होना, शॉल नॉट एक्सीड, शॉल नॉट, मैक्सिमम 15 महीने का गैप होना चाहिए, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन है फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने के अंदर जो है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के 6 महीने के अंदर जो है एजीएम हो जानी चाहिए। ये तीनों कंडीशन में से तीनों ही सेटिस्फाई होंगी, उस डेट पे कंपनी जो है एजीएम रखेगी, उस डेट पे जो है कंपनी अपनी सब्सिक्वेंट एजीएम रखेगी। अगर कंपनी लेट हो जाती है तो क्या हमें 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा? द आंसर इज यस, हमें 3 महीने का एक्सटेंशन मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ सब्सिक्वेंट एजीएम। लेकिन कब मिलेगा? उसके लिए जो रीजन स्पेसिफाई है वो रीजन देकर ही मिल सकता है। नो सच एक्सटेंशन ऑफ टाइम कैन बी ग्रांटेड बाय द आरओसी फॉर द फर्स्ट एजीएम। फर्स्ट एजीएम के केस में ये नहीं मिलता, बट सब्सिक्वेंट एजीएम के केस में 3 महीने का एक्सटेंशन और मिल सकता है। नेक्स्ट आता है टाइम और प्लेस। एजीएम का टाइम क्या होगा और प्लेस क्या होगा? तो देखो, एवरी एजीएम जो है वो बिजनेस आवर्स में बुलाई जाएगी, यानी सुबह 9 से लेकर शाम 6 बजे के बीच बुलाई जाएगी। लेकिन ऐसे दिन पे बुलाना जो है नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए, जो नेशनल हॉलिडे नहीं होना चाहिए। कंपनी या तो रजिस्टर्ड ऑफिस में बुलाएगी या विद इन द सेम सिटी विलेज बुलाएगी जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। तो कंपनी जो एजीएम बुलाएगी या तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे बुलाएगी, अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पे जगह नहीं है तो जिस शहर में हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है उस सिटी टाउन विलेज में उसे बुला लिया जाएगा। कब बुलाएगी? बिजनेस आवर्स में बुलाई जाएगी। कौन से दिन बुलाएगी? पब्लिक हॉलिडे वाले दिन अलाउड है, बट नेशनल हॉलिडे वाले दिन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है प्रोवाइडेड दैट एजीएम ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, प्रोवाइडेड दैट एजीएम ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी, अगर आपकी कंपनी लिस्टेड नहीं है तो वो इंडिया में कहीं भी बुला सकती है, प्रोवाइडेड सारे मेंबर्स ने कंसेंट दे रखी है। प्रोवाइडेड सारे मेंबर्स ने क्या दे रखी है? कंसेंट दे रखी है। ठीक है, ओके सर, ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 97 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एजीएम। यहां पर क्या होता है कि अगर कंपनी एजीएम नहीं बुला पाती, अगर कंपनी डिफॉल्ट कर देती है एजीएम बुलाने में, तो मेंबर एप्लीकेशन कर सकता है ट्राइब्यूनल के पास। और फिर ट्राइब्यूनल क्या करेगा? फिर ट्राइब्यूनल क्या करेगा? या तो वो कंपनी को ऑर्डर देगा कि एजीएम बुलाओ, ठीक है, या वो खुद ही एजीएम बुला लेगा। और वो यहां पर ये भी लिख सकता है कि एक मेंबर, चाहे वो पर्सन में हो चाहे वो प्रॉक्सी में हो, वो मीटिंग में क्या मान लिया जाएगा? कोरम मान लिया जाएगा। शॉल बी कॉन्स्टिट्यूट शॉल बी डीम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग, कि मीटिंग एकदम वैलिड है, ट्राइब्यूनल की बुलाई हुई मीटिंग में ऐसा हो सकता है। ठीक है, ओके। और जो भी जनरल मीटिंग हेल्ड इन परदुएंस ऑफ सबसेक्शन 1, ट्राइब्यूनल की बुलाई हुई मीटिंग के द्वारा जो मीटिंग हुई है, जो कंडक्ट हुई है, वो हम मान लेंगे कि वो कंपनी की क्या थी? एजीएम थी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 98, जो किसके लिए? ईजीएम के लिए। अगर किसी रीजन की वजह से कंपनी जो है ईजीएम को, ठीक है, ईजीएम को नहीं बुला पाती है, तो उस केस में भैया
उस केस में या तो ट्राइब्यूनल खुद से या डायरेक्टर की एप्लीकेशन पे या कंपनी के मेंबर की एप्लीकेशन पे ऑर्डर कर सकती है कंपनी को कि तुम मीटिंग बुलाओ, जैसा मैं कह रहा हूं उसे फॉलो करके, या खुद ही मीटिंग बुला सकता है। और उसमें भी ट्राइब्यूनल ये कह सकता है कि भैया वन मेंबर ऑफ द कंपनी प्रेजेंट इन पर्सन और प्रॉक्सी शॉल बी डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग, शॉल बी डीम्ड टू बी कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रिपोर्ट ऑन एजीएम। अगर कोई कंपनी एनुअल जनरल मीटिंग बनाती है, बुलाती है, क्या एनुअल जनरल मीटिंग सबको बुलानी होती है? नॉर्मली सबको बुलानी होती है। हाउएवर वन पर्सन कंपनी को नहीं बुलानी होती क्योंकि वहां पर एक ही पर्सन है, तो ना तो वहां एजीएम होती है ना वो एजीएम होती है। ठीक है, ओके सर। तो रिपोर्ट ऑन एजीएम, क्या ये सारी कंपनियों को रिपोर्ट बनानी पड़ेगी? द आंसर इज नो। अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट टू बी फाइल्ड विद आरओसी, आरओसी के पास एक रिपोर्ट फाइल करी जाएगी, कौन सी? एमजीटी 15 में 15 दिन के अंदर, कहा 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द एजीएम अलोंग विद द प्रिस्क्राइब अलोंग विद द प्रिस्क्राइब। क्या ये सारी कंपनियां बनाएंगे रिपोर्ट देगी? द आंसर इज नो। एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी शॉल प्रिपेयर अ रिपोर्ट एट एजीएम, यानी हर लिस्टेड पब्लिक कंपनी को ये बनानी पड़ेगी, लिस्टेड पब्लिक कंपनी को ये बनानी पड़ेगी, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी होंगी। रिपोर्ट में क्या क्या बातें लिखी होंगी? एक तो एजीएम की डेट आर वेन्यू, उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन की कंफर्मेशन, नंबर ऑफ मेंबर्स जिन्होंने मीटिंग अटेंड करी, कोरम की कंफर्मेशन, कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ द एक्ट, बिजनेस कौन कौन से ट्रांजैक्ट हुए और उनका रिजल्ट क्या आया, या और कोई पॉइंट जो कि रेलेवेंट है, और कोई पॉइंट जो कि रेलेवेंट है। नेक्स्ट आता है बेटा ईओजीएम, नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, सेक्शन 100। देखो एजीएम के अलावा अगर कोई और जनरल मीटिंग होती है तो हम उसे ईजीएम बुलाते हैं। ये कौन बुला सकता है? ये तीन तरह से हमने सीखा था क्लास में। एक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद से बुला सकते हैं। दूसरा, मेंबर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाने के लिए। और तीसरा, अगर मेंबर ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्वेस्ट करी बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नहीं बुलाई तो वो खुद ईओजीएम बुला सकते हैं। उस केस में ऑल जनरल मीटिंग्स अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग्स आर कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स। यहां पे बोर्ड या तो खुद से जब उसे ठीक लगेगा तब ईओजीएम बुला लेगा, या अगर, ठीक है, या बोर्ड की रिक्वेस्ट पे, बोर्ड को रिक्वेस्ट आई किसकी? अगर कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो एटलीस्ट 1/10 ऑफ दी पेड अप शेयर कैपिटल, और अगर कंपनी की कैपिटल शेयर कैपिटल नहीं है तो उस केस में 1/10 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर वाले बुला सकते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? रिक्विजिशनिस्ट बोलते हैं। और ये बोर्ड को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि तुम एक ईओजीएम बुलाओ, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? 21 दिन के अंदर रिसिप्ट होने के अंदर जो है पूरी प्रिपरेशन कर लेंगे, प्रोसीड करेंगे मीटिंग को बुलाने के लिए, और नॉट लेटर देन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट, और मैक्सिमम 45 दिन के अंदर मीटिंग बुलाकर खत्म कर देंगे। लेकिन अगर बोर्ड जो है 21 दिन में अपना काम नहीं कर पाता तो उस केस में रिक्विजिशनिस्ट के पास पावर हो जाती है, वो खुद जो है मीटिंग को बुला सकते हैं, खुद जो है मीटिंग बुला सकते हैं फ्रॉम द डेट। 3 महीने के अंदर वो मीटिंग बुला सकते हैं, और जितना भी खर्चा उनका मीटिंग बुलाने में होगा वो कंपनी से रिइंबर्स करा लेंगे, और कंपनी उन पैसे को डायरेक्टर्स की सैलरी में से काट लेगी, कंपनी उनके डायरेक्टर्स की सैलरी में से वो पैसा काट लेगी। लेकिन ध्यान रखना है, इसके लिए एक डिटेल्ड रूल 17 बताया गया है, दैट इज ईजीएम अगर रिक्विजिशनिस्ट बुला रहे हैं, यानी अगर ईजीएम रिक्विजिशनिस्ट ने रिक्वेस्ट करी थी बोर्ड को बट बोर्ड ने उनकी रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं करा और वो खुद ही पूरी मीटिंग बुला रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? द मेंबर में रिक्विजिश वो कन्वेन कर सकते हैं ईओजीएम। यहां पर भी 21 क्लियर डेज का नोटिस देना पड़ेगा, जैसे नॉर्मली हर मीटिंग में देना होता है। द नोटिस शॉल स्पेसिफाई प्लेस, डेट, डे एंड आवर ऑफ द मीटिंग। उस नोटिस में ये सारी चीजें लिखी होंगी, और कौन कौन से बिजनेस जो है, कौन कौन से डिसीजन लिए जाने वाले हैं वो लिखे होंगे। ठीक है, और यहां पर एकदम क्लैरिफाई किया है कि अगर रिक्विजिशनिस्ट खुद मीटिंग बुला रहे हैं तो या तो वो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में बुलाएंगे या सेम सिटी टाउन में बुलाएंगे जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है सिचुएटेड है। इफ द रेजोल्यूशन इज प्रपोज्ड बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना है तो नोटिस में लिखा होना चाहिए कि भैया स्पेशल रेजोल्यूशन पास होने वाला है। लेकिन क्या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देने की जरूरत है? द आंसर इज नो। अगर रिक्विजिशनिस्ट बुला रहे हैं तो वो इतना बड़ा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो है ड्राफ्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए उन्हें वो देने की जरूरत नहीं है। नोटिस पे साइन कौन करेगा? सारे रिक्विजिशनिस्ट साइन करेंगे, या वो किसी रिक्विजिशनिस्ट को ऑथराइज कर देंगे राइटिंग में, वो साइन कर देगा उस नोटिस पे। ठीक है, ओके सर। नोटिस ऑफ द मीटिंग शॉल बी गिवन टू दोज मेंबर्स। नोटिस जो है, इस मीटिंग का नोटिस किन मेंबर्स को जाएगा? उन मेंबर्स को जाएगा जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हुआ था। विद इन 3 डेज ऑन विच द रिक्विजिशनिस्ट, कंपनी के पास
जिस दिन वो रिक्विजिशनिस्ट पहुंचा था, वो लिस्ट पहुंची थी कि भैया हमने मांगा था कि रिक्विजिशन होना चाहिए, उसके 3 दिन के अंदर जिनका नाम लिखा होगा उसको ये मीटिंग का नोटिस जाएगा। ये जो मीटिंग का नोटिस है बेटा, ये स्पीड पोस्ट से भी भेजा जा सकता है, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेजा जाता सकता है और इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी भेजा जा सकता है। अगर रिक्विजिशनिस्ट चाहे तो वो रिसीव कर सकते हैं लिस्ट ऑफ मेंबर्स, वो लिस्ट ऑफ मेंबर्स की लिस्ट जो है मांग सकते हैं, तभी तो वो नोटिस भेज पाएंगे ना, तभी तो वो नोटिस भेज पाएंगे। नेक्स्ट आता है 1% कंपनी को ये चैप्टर कैसे लगता है, क्योंकि यहां चैप्टर में बात हो रही है जनरल मीटिंग बुलाने की, ईओजीएम करने की, वोटिंग कराने की, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने की। बट आप जानते हो 1% कंपनी में तो एक ही मेंबर होता है, तो मीटिंग बुलाकर कोई फायदा है क्या? तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मीटिंग के जो प्रोविजन है, मीटिंग को बुलाना, मीटिंग को कंडक्ट करना, ये सारे सेक्शंस बेटा 1% कंपनी को नहीं लगते। बट हां, जैसे कि कोई डिसीजन लेना है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है, स्पेशल रेजोल्यूशन लगता है। तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई डिसीजन कंपनी को लेना है जिसमें ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन लगना है, तो 1% कंपनी क्या करेगी, 1% कंपनी का जो मेंबर होगा ना, वो अपना अप्रूवल या डिसेंट कम्युनिकेट कर देगा कंपनी को। कंपनी उसे क्या करेगी, मिनट्स बुक में लिख लेगी और उसे साइंड और डेट कर देगा मेंबर। तो हम ये मान लेंगे कि भैया वो अप्रूव हुआ या रिजेक्ट हुआ, वो मान लिया जाएगा। वहीं आप जानते हो 1% कंपनी में एक डायरेक्टर भी होगा तो काम चल जाएगा, एक डायरेक्टर भी होगा तो काम चल जाएगा, एक डायरेक्टर भी होगा तो काम चल जाएगा। सो वेयर देयर इज ओनली वन डायरेक्टर, अगर वैसे तो एक से ज्यादा हो सकते हैं, 15 डायरेक्टर तक जा सकते हैं, बट अगर एक डायरेक्टर भी होगा तो भी काम चल जाएगा, अगर एक डायरेक्टर होगा तो भी काम चल जाएगा। तो उस केस में क्या बोर्ड मीटिंग बुलाने की जरूरत है? द आंसर इज नो। फिर बोर्ड मीटिंग बुलाने की क्या जरूरत है? फिर उस केस में अगर कोई भी डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेना था तो वो क्या करेंगे, कोई भी रेजोल्यूशन डायरेक्टर क्या करेगा, वो जो डायरेक्टर है, सिंगल डायरेक्टर, वो मिनट बुक में लिख देगा और उसे साइन कर देगा और उस पर डेट डाल देगा। तो हम ये मान लेंगे कि उस दिन बोर्ड मीटिंग हुई थी और उस दिन वहां पर ये डिसीजन पास हुआ है, वहां पर ये डिसीजन पास हुआ। ठीक है, चलिए यहां पर बेटा हमारा जो है रिवीजन खत्म होता है। बाकी अगर कोई भी और सेशंस होंगे फ्यूचर में तो आपको यूट्यूब पे कम्युनिटी सेक्शन में पता चल जाएगा। थैंक यू।